दिस बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नवाब्स ऑफ लखनऊ, ये थॉट कैसे आया? जो आप मैच बहुत देखते हैं बच्चे, तो दे वांट टू बिकम अ क्रिकेटर। मैं पढ़ता था, मुझको लगता मैं भी राइटर बनूंगा, और मेरी किस्मत ने बड़ा रोल अच्छा प्ले किया मेरे लिए। तो इट्स लाइक समन सुभाष घई इज कॉलिंग यू एंड सेइंग कि हमें मूवी में आप हीरो बन जाइए। ऐसे ही हुआ उस जमाने में। पर आज की डेट में सर जैसे होड़ लगी हुई है कि 6-7 क्लास में जेई की तैयारी शुरू करा देते बच्चे। मैं वही कह रहा हूँ, इसका डिसएडवांटेज भी है। अभी रिसेंटली आई हैव सीन वन IAS लड़का था जो कि बहुत पॉपुलर, शायद आपने सुना उसके बारे में। वो IAS क्रैक किया, IAS में आ गया, उसकी अच्छी रैंक आई, IAS ज्वाइन करने में उसने रिजाइन कर दिया। जैसे ये सफदरजंग है, ये कैसे? लखनऊ के नवाब सफदरजंग ने अकेले अहमद शाह अब्दाली को हराया था। थोड़ा अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया था, तो फौरन अवध के नवाब जो थे सफदरजंग क्या करता, वहाँ पर कैंप एरिया में जो कुछ चीज़ें अवेलेबल थी उनका एक क्राउन बनाता है और जाके इसके सर पे रख देता है। मीर तकी मीर ने कहा था, उसके ही फरोगे हुस्न से झमके है चराग, शमे हरम हो या दिया सोमनाथ का। डॉक्टर रवि भट्ट जी, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। थैंक यू। सर आपसे अब ये जो बात ना बहुत डीप रूटेड अकेली हो नहीं सकती जो आपसे पहले बात की थी, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, द काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव अचीव्ड, और आपने जो कहते साहित्य में जो चीज़ें की हैं, तो वो आपकी जर्नी को खंगाले बिना वो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपसे ऑफ कैमरा बात की थी हाउ यू स्टार्टेड राइटिंग, और वो राइटिंग की वो किस्सा आप ज़रूर बताइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सबके लिए इंस्पिरेशन होता है कि कब कहाँ कैसे क्या कड़ियाँ जुड़ जाए, पर वो अगेन द पैशन यू हैड, इट वाज बिकॉज ऑफ द पैशन यू गॉट इट। तो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। आई पर्सनली फील कि आई एम वेरी लकी इन द सेंस दैट आई वाज बोर्न इन अ फैमिली where I did not have any pressure that I have to be a doctor or an engineer. I mean, that was in fashion in those days. And there was no pressure at all? Absolutely not. Absolutely not. That's very surprising. That too, I'm talking back to, that 6 decades back. और मतलब imagine ही नहीं किया जा सकता. And my parents were not very rich. I come from a middle class family. Maybe somewhere you can say middle, upper middle, whatever, middle like that. And but my father was a very well-read person. He was a banker working for a bank. My mother, she was a self-made. When she was married, she was 7th standard passed. But with the family only, she did regular her MA, Masters in Hindi literature. And she was a very creative person, very creative. She has cut a niche for herself. And she's a well-known poetess later. She's written about more than a dozen books. So I was lucky to have these kind of parents. So since they were well-read, so they did not put any pressure. In fact, you won't believe it. It's very difficult for people to believe that at the age of when I had to take admission in 9th standard, I had gone on my own. No, my parents, I don't remember when my parents have gone along with me for the admission. I'll go take the admission. I'll choose a college, a school. I'll choose a subject, whatever I want. So that is what I did. But one good thing was there that my parents, they took care of it, that we read a lot. And in those days, you won't believe it. When I was in the 10th standard, 11th standard, I used to read minimum 6 to 8 books in a month, in general. Minimum 6 to 8 books? Books in a month. Minimum. Maybe more than that. ये आदत I think formative years में maximum बनती है. Yes, you said that, formative years, because घर में books आती थी खूब सारी. जब बहुत सारी books आती थी तो हम लोग पढ़ते थे. वो books भी बच्चों वाली भी आती थी शुरू में, और बच्चों वाली भी जो हमारे यहाँ आती थी उसके अंदर खास बात है चंदा मामा नहीं आती थी, हमारे यहाँ पराग आती थी, और राजा भैया मनमोहन, दोस्त थोड़े प्रोग्रेसिव बुक्स आती थी, नॉट राजा रानी की कहानी वाली नहीं. और व्हेन आई ग्रू अप, तो हमारे यहाँ पर ज़माना था धर्मयुग,
हिंदुस्तान, कादम्बनी, सरता, नवनीत, इलस्ट्रेटेड वीकली, संडे, दिनमान, these all magazine used to come. And here I like to mention you कि हमारे घर में दूध जो होता था ना वो 1 लीटर में नहीं आता था. इन अ फैमिली ऑफ 5-6 1 लीटर तो आना चाहिए कम से कम. हमारे यहाँ दूध जो आता था वो शायद मेरे ख्याल से 1/2 लीटर या उससे भी कम कभी कभी आता था महीने में. पर हमारा आर मेजर इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर फैमिली वाज बुक्स एंड मैगजीन. नाउ आई रियलाइज दोज डेज माई पेरेंट्स दे आर मोर दे आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन बुक्स एंड मैगजीन फॉर अस. तो वो पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं. As you said, formative years was there, and it was unknowingly. It was not like very effort. I have to read a book. And there's one of my sisters. Not all. She's about 1.5 years elder to me. तो हम लोगों में आपस में झगड़ा होता था कि ये हम पढ़ेंगे. ये झगड़ा कितना अच्छा झगड़ा है क्योंकि आज की डेट में जब हम देख रहे हैं तो बुक्स नो डाउट पढ़ने वाले पढ़ते हैं पर बहुत कम हो गया सर पढ़ना कंपैरेटिवली. इसका नतीजा ये निकला कि जब मैं व्हेन आई वाज मैं 12th स्टैंडर्ड बाय दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बिलीव दिस डेज कि मेजर हिंदी का लिटरेचर जो था मेजर वो हमने पढ़ लिया था. और हिंदी में जो बंगाली लिटरेचर रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र है, शरद चंद्र है, तो इनका जो लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेट था वो 80% हमने पढ़ लिया था. 12th तक आते थे गीतांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर की पढ़ ली थी. तो ये नेम तो बाय दैट टाइम आई वाज इन द 12th स्टैंडर्ड. वो हमारा लेवल शायद वो हुआ करता था जो कि यूनिवर्सिटी पास आउट होने के बाद भी लोगों का नहीं होता था. बट वी वर नॉट अवेयर कि हमारा स्टैंडर्ड है. वो अपने यहाँ वो डेवलप हो रहा था कहीं पर भी जाके. एंड मूवीज हैव दैट वाज द रीज़न प्रॉब्ली दैट मूवीज दे डिडंट इम्प्रेस मी. सो मूवीज़ देखने जाते तो मूवीज़ तो मासेस के लिए बनती है. तो दैट मूवी नेवर यूज्ड टू इम्प्रेस अस. तो मूवीज़ बहुत कम देखते थे. तो ये पढ़ते बड़े हुए हैं. सर किताबें पढ़ने से एक चीज़ तो श्योर है कि इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है और उसके अलावा मुझे लगता है धैर्य भी काफ़ी आता है उससे क्योंकि आप एक समय पे इतना लगातार पढ़ रहे हैं तो पेशेंस चाहिए, कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, सब चीज़ें. तो आपके हिसाब से ऐसा क्या क्वालिटी डेवलप होती है जिस रीडिंग से? और जैसे आप कह रहे हो कि 6 से 8 एक महीने में, मतलब मैं प्रैक्टिकली टेलिंग कॉलेज के बाद से मेरी भी हैबिट टूटी हुई है. मतलब मैं ऑन ऑफ पढ़ता हूँ, किताबें लेता हूँ, थोड़ी सी पढ़ के कंप्लीट भी नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ मल्टीपल चीज़ें. तो ये क्या टॉप बेनिफिट्स होते हैं? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार टाइम वहाँ लगाएंगे, इससे बढ़िया OTT देख लेते हैं. और वो बोला इसका मैं एग्जाम्पल आपको तो बड़ा मज़ा आएगा आपको. अभी ये मोबाइल है ना, जैसे आप देखिए मोबाइल में हम लोग इतना ज़्यादा वक्त लगाते हैं. कभी आपने एवरेज निकाल के देखिए कि इसमें एवरेज दिखाता, रिपोर्ट आती है कि एवरेज हाउ मच टाइम स्क्रीन टाइम यू स्पेंड. तो 4-5 आवर्स बहुत मामूली बात है. 6-7 आवर्स तक का मेरा आ जाता है. तो इसमें उस समय जैसे क्या खाली बैठे मोबाइल देख रहे हैं, उस समय ये होता था खाली बैठे तो खाली बैठते ही नहीं थे. खाली बैठे कोई मैगजीन है यूसेटी कैसे फोकस नहीं करते थे. खाली है तो कोई भी मैगजीन है, किताबें उधर से उठा के बस वही पढ़नी शुरू कर दी. मतलब खाली बैठे तो कुछ जो भी पढ़ने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए. जैसे मोबाइल देखते हैं ना आजकल, कुछ देखते तो चाहिए. अब अच्छा लग रहा है तो भी, नहीं तो चाहिए. दैट इज़ व्हाट यूज्ड टू कीप अस एंगेज्ड. और इसका नतीजा ये भी निकला कि जैसे विद मी स्पेशली व्हेन आई वाज इन द 11th स्टैंडर्ड, आई स्टिल रिमेंबर दैट my father was posted in Jhansi, and from Jhansi in the midterm he was transferred to a place between Banaras and Ghazipur, Saidpur Tamam. So I had to stay in a hostel for a while. अब हॉस्टल में मैं क्या करता था कि जैसे कि वो जाता था और शायद 1 रुपया कुछ पैसे किताब एक दिन के लिए किराए मिलती थी. वो किताब लेकिन अगेन स्टैंडर्ड बुक, बड़ी हिंदी लिटरेचर की जो बात थी इस्टेब्लिश, क्योंकि वो बचपन से चूँकि किताबें काफ़ी पढ़ चुके थे. तो जो पल्प लिटरेचर होता है ना, लाइट बकवास लिटरेचर, वो शुरू से मालूम था कि ये हमें पसंद ही नहीं आता था. और जो मेच्योर्ड लिटरेचर था वही टेस्ट बन गया था. तो वो लाके से जैसे मैं 11th के अंदर हम रोज़ एक लाते थे, और चूँकि किराया भी दे तो रोज़ उसको पढ़ते ही सोते थे, वो जाके देते. और चूँकि प्रेशर मेरे ऊपर अपना कोर्स में फर्स्ट क्लास लाने का, टॉप करने का कुछ नहीं था. घर के अंदर ये था कि मैं 3rd डिवीज़न भी आ गई तो किसी कोई दिक्कत ही नहीं. दे विल नेवर आस्क मी, पास हो गए ना, ठीक है आगे जाओ. उस समय आपके पेरेंट्स इतने प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस के थे, बहुत इवॉल्व थे. नाउ मैं रियलाइज मैं पेरेंट्स शायद ज़िंदगी में कहीं मेरे को एक आधा शायद फादर ने कहा था
अरे पढ़ लिया करो, एक आधे थे, कभी नहीं। सर जैसे ये हम इसी पे एक छोटा सा, क्योंकि आपने भी काफ़ी जनरेशन्स आती देखी हैं और हर किसी का कोई ना कोई चैलेंजेस रहते हैं, जब पेरेंट्स बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको एक फ्री हैंड दे देते हैं, उसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है फॉर दैट जनरेशन? एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप इवॉल्व होते हैं, और अगर आपके पेरेंट्स को ये मालूम है कि पढ़ रहे हैं आप, एक तो होता है आप जाके माफिया बन जाइए, गुंडेगर्दी करने लगी, वहाँ भी दे नहीं दे रहे हैं, और उसका अगर आपको जब आपको पढ़ने की छूट देते हैं और आप दे क्रिएट एन एम्बियंस। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इट वाज नॉट दैट माय पेरेंट्स डिडंट केयर फॉर मी, मेरे ख्याल से आई थिंक वो ज़्यादा ही केयर करते थे, क्योंकि एज आई सेड कि हमारे घर में दूध जो होता था शायद हाफ लीटर भी नहीं आता था, शायद हाफ लीटर भी नहीं, शायद कभी कभी खाली एक पाव दूध आता होगा। ये बेचारे वाली कोई बात इसमें नहीं है, इसमें बेचारगी वाली कोई चीज़ नहीं है। इतना पैसा था वो 1 लीटर 2 लीटर भी दूध आ सकता था, लेकिन फिर हमारी बुक्स नहीं आती, मैगजीन्स नहीं आती। तो मेरे को लगता है कि वो मैगजीन्स वो जो हमें दे रहे थे हमको, वो मैगजीन सारी जो मैगजीन बुक्स दे रहे, बुक्स तो खरीद के आती थी ना, 6-8 बुक आएंगी हर महीने, तो भी पैसा तो लगेगा ही। तो मेरे ख्याल से वो दे वर केयरिंग फॉर अस, दे न्यू कि मैं इनको राइट चीज़ फीड करूँ बच्चों को। तो हमारे ये पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है फुल कि उन्होंने हमको पढ़ने को ये दिया, हम वो पढ़े, वो हमें गाइड क्या करेंगे, जो हमने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी उससे हम खुद गाइड हुए, सेल्फ गाइडेंस। उन्होंने भी इसलिए भी फ्री हैंड दिया था कि वो समझ गए थे कि अब इतना इंटेलेक्चुअली या फिर इतना समझ आ गई है कि सही डिसीजन ही लेंगे। प्रॉब्ली इवन 8th क्लास में भले समझ आई कि नहीं है नहीं मालूम, लेकिन उनको मालूम था बच्चे को दो यार, जो बनना चाहता है बनेगा। तो वो मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स हमको समझाते चीज़ों को, उससे ज़्यादा पहले ही समझ चुके थे, खुद किताबें अच्छी किताबें पढ़ के सीख चुके थे। पर आज की डेट में सर जैसे होड़ लगी हुई है कि 6-7 क्लास में जेईई की तैयारी शुरू करा देते बच्चे। वो मैं वही कह रहा हूँ, इसका डिसएडवांटेज भी है। मेरे इसमें जो भी हमारे पेरेंट्स से मिला, कभी कभी ऐसा लगता है उसके डिसएडवांटेज भी यही है क्योंकि जिस वक्त के अंदर लोग ये सोचते थे मैं पीएमटी हमारे टाइम पे होता था क्लियर कर लेंगे, इंजीनियरिंग हम क्लियर कर लेंगे, तब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आप करते थे और इनका स्कोप भी बहुत रहता था, या आप IAS या PCS ये कर लें। इसका नुकसान भी था कि जो पेरेंट्स ने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया तो उधर हमें मालूम ही नहीं था कि हमको IAS बन के ये हो सकता है, PCS बन के ये हो सकता है, ये हो सकता है। पर शायद फ़ायदा हमें लगता ज़्यादा हुआ है, क्योंकि IAS क्या है, ये PCS क्या है, ठीक है रोटी कमाई 10-20-50 लोगों के ऊपर, थोड़ा सा आपका रुतबा दुआ हो गया, और व्हाट एल्स, यू कांट मेक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वो कहने की बात है हम देश सेवा कर रहे हैं, कितने देश सेवा, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करके आप कितना सेवा कर लोगे। सेवा तो है ना व्हेन यू स्टार्ट गाइडिंग सोसाइटी। मेरे ख्याल से एडवांटेज बहुत ज़्यादा था कि पेरेंट्स का बिल्कुल 1% नहीं था प्रेशर, उनको मालूम ही नहीं। हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता था। मैंने साइंस छोड़ दी अपने आप, साइंस में पहले एडमिशन लिया 9th में, 2-3 महीने बाद छोड़ दिया मैंने, कॉमर्स में चला गया, उनको पता ही नहीं, छोड़ दिया। अच्छा ले लिया, ठीक है, पास हो गए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एज यू सेड, ये मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं पता होती। पर अब मैं सोचता हूँ शायद मेरे को बहुत बड़ी चीज़ मेरे पेरेंट्स ने दी थी। तो अभी जैसे कई बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे बट जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स प्रेशर वो इंजीनियरिंग की ही तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की ही कर रहे हैं, चाहे वो कहीं लिटरेचर के भी हो सकते हैं ऐसे जिनका इंटरेस्ट हो। तो इज़ इट अ गुड ट्रेंड दैट हम 6वीं-7वीं में बच्चे को इतना पढ़ाना शुरू कर देते हैं? That's almost like a crime. It's not a question of good or bad. It's like crime. Like in Western countries, you can't scold your children. You know that. You have been there, you know that. Can't scold. It's a crime. The same way, आपके बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप उनको फोर्स करो पढ़ने के लिए, it's a crime. You know, just imagine how much the poor child must be tortured. How much is being से होती नहीं, क्योंकि छोटे होते हैं सुनाई, मतलब वो then they get lost. आप ये जो सोसाइटी के अंदर जो आप इतनी विसंगतियाँ देख रहे हैं, विसंगतियाँ अंडरस्टैंड, जो सोसाइटी के अंदर इतनी आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम्स देख रहे हैं, विसंगतियाँ। Okay, this is a new word I'm learning today. तो मतलब जो चीज़ सिंक नहीं है अच्छा आपस में, तो उसका रीज़न बेसिकली यही है क्योंकि यू नो द पेरेंट्स दे हैव क्रिएटेड दोज, यू नो दैट्स अ ग्रोन अप young boys and girls
वो करना कुछ चाहते हैं, तो उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी है, आप उनसे करवा कुछ और उनसे आप कोडिंग करवा रहे हो IT पर आके, वो बैठा कोडिंग कर रहा है एंड इज क्रिबिंग अबाउट लाइफ, रो रहा है बैठा हुआ। अभी रिसेंटली आई हैव सीन वन IAS, वो लड़का था जो कि बहुत पॉपुलर, शायद आपने सुना उसके बारे में, वो IAS क्रैक किया, IAS में आ गया, उसकी अच्छी रैंक आई, IAS ज्वाइन करने में उसने रिज़ाइन कर दिया, ज्वाइन करते रिज़ाइन कर दिया अपने म्यूजिक के लिए। इज़ वेरी ट्रेंडिंग। हाँ जी आई थिंक चंडीगढ़ से ही है शायद उसी तरफ। हाँ जी मुझे बताया था। I said hats off to him. Yes. Hats off to him. Whether he makes it big or not in the music, I don't care. Nobody is doing great. I said he's doing great. That's and he's happy. That's very good. But even if suppose he doesn't do great in music, but still I'll salute him and I'll give him the full marks. At least he is setting a trend for others to follow. Yes. Look here, you make lot of living. You don't have to make lot of money. You don't have to make lot of, that's worldly things. Yes. You have to make lot of living. You have to be happy. And only a happy citizen can make others happy. He can only create a happy society. तो जैसे एक और बात आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि हम हैप्पीनेस को कहते हैं कि खुश कैसे है। अगर you said very well, I must give you I must admire you. You have used yes, you continue please. No, please. No, I was off the camera when we were talking about it, and you have really impressed me when you use. I mean, everyone knows it, but the way you have framed the sentence, you said in India, when we are grown up and conditioned such a way that when for any reason we are happy for a long time, we ourselves start feeling guilty, and if we don't feel, that others make us feel guilty. इतना खुश क्यों हो रहे हो भाई? हाँ, और अगर हम दुखी हो रहे हैं तो मतलब उसमें एक जस्टिफाइड सा लगता है। वो से हिंदी में कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव मतलब आपका परमानेंट है, स्थायी भाव वो जो है परमानेंट आपका मेंटल स्टेट है कि मैं दुखी हूँ। हाँ, कभी कभी खुश हो गए, कोई अच्छी बात हो गई, अच्छा दोस्त आ गया, खुश हो गए, लेकिन परमानेंट आपका स्थायी भाव है। जबकि होना ही चाहिए, जो आपसे बात हो रही थी कि आपका जो स्थायी भाव है, परमानेंट कंडीशनिंग आपकी, आई एम हैप्पी। इफ अगर किसी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आप थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाओगे, तो फिर बाई डिफॉल्ट आपको हैप्पी होना चाहिए। तो वो जनरेशनल ट्रॉमा चलता ही आ रहा है और कोई तोड़ नहीं पा रहा, बट यू हैव डन इट to an extent. That's very good. And what probably you are underestimating your statement. And I don't want to that आपको जबरदस्ती में खुश नहीं कर रहा हूँ, but जब मैं अंदर आपके स्टूडियो में आया, and I think within first few sentences you have used it. तो ये बहुत ज़रूरी कि by default we should be happy. एंड हम लोग की कंडीशनिंग अपने आप को अगर नहीं हो पा रही है तो कर लेनी चाहिए। अगर हो जाती है तो बहुत चीज़ों पर है नहीं, तो हम लोग की कंडीशनिंग करनी चाहिए। और इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न जो लोग अक्सर कहते भी हैं और शायद सही कहते हैं कि वी मस्ट काउंट आवर ब्लेसिंग्स। yes दैट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ ट्रेनिंग योर ब्रेन, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग योर ब्रेन। when you start काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, तो आपको लगेगा मेरे पास है ये, फिर जो नहीं है उसके लिए कोशिश करिए। सर, एक एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस, इसको इतना हाईलाइट कर दिया गया है। क्या बात है बहुत मतलब ये you very well said. I don't know, I'm very happy. You are half sentence you spoken volumes. As you said कि यहाँ पर sacrifice किया क्या सेक्रीफाइस किया यार। मेरे को भी अक्सर लोग बहुत बोल देते हैं कि लोग कहते हैं, जैसे आपने शुरू करा था, आपने कहा आप एक साथ बैठ के पढ़ते रहते होंगे, फोकस करके एक ही चीज़ को पढ़ते रहे, कितना पेशेंस चाहिए पढ़ने के लिए, किताब को इतनी मोटी। आपकी बात भी ठीक है, ये उनको चाहिए जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता। हाँ। उनको फोकस चाहिए, उनको चाहिए जिनको अच्छा लगता है। तो हमें भी आज जो चीज़ें हमें पढ़ने का मन नहीं है, जो काम करने का मन नहीं है, उसके लिए वही करना पड़ता है जो आपका। बहुत सी चीज़ें मन नहीं होता मेरे को। अक्सर मैं कॉलम जो लिखता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एडिटर मेरे को वो कॉलम लिखने के लिए बोल देते हैं जो मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, पर बिकॉज ऑफ हमारे टर्म्स ऐसे बन चुके हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। उसको लिखने में, एक कॉलम को जो मैं 2 घंटे में लिखता हूँ, उसको लिखने में मेरे कभी कभी 2 हफ्ते लग जाते हैं। एज यू सेड, हमें लगता है मैं थक गया, क्या हो गया, लिखा, पे जाके वर्क स्टेशन में लिखा, वहीं पलंग पड़ा, वहाँ जाके थोड़ा लेट गया, और फिर वही याद करिए देखते हैं। और उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर नहीं कर रहा तो नहीं, लेकिन कभी कभी एज यू सेड वो बस वहाँ मैं सेक्रीफाइस करता हूँ जो कभी कभी जबरदस्ती करता हूँ। तो बाकी सेक्रीफाइस थोड़ी ना है, बाकी तो मेरे को मजा आ रहा है। मैं किसी के लिए सेक्रीफाइस थोड़ा, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जैसे कि मैं एक रूम में बैठा हूँ, कोई बच्चा बैठा हुआ है
और उसको मिठाई खानी अच्छी लग रही है, वो कोई देखे ना देखे चुपचाप मिठाई जाए कोने में बैठे खाना चलो, उसको मज़ा आ रहा है। द सेम वे आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है, लिखने मज़ा आ रहा है, आपने कोई दिखा थोड़ी ना रहा किसी को, यू आर एंजॉइंग इट, यू आर स्पोर्ट्स मैन। आप बैठ के अपने कमरे में, मैं याद है मैं पहले टेबल टेनिस खेलता था तो टेबल नहीं थी तो रूम में ऐसे ही दीवार से खेलता रहता था अकेले घंटों बैठे के। सभी लोग करते हैं, मैं ही नहीं करता हूँ, सब लोग करते हैं, बॉक्सर करते हैं, पंचिंग बैग पे मारते रहते हैं। तो द कंडीशन यू नो एज यू सेड कि जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है हमें उसी में गिल्ट होता है, क्योंकि हम ये आप बताइए कैसे ख़त्म होना चाहिए? सर इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनिंग ऑफ सोसाइटी, पहली बात तो एवरीबडी शुड, ये अगर खुश हो तो वो गिल्ट लेना बंद करना है, और वी नीड टू लव आवर ओन सेल्स। हम खुद को, अगर खुद का ध्यान रखते हैं, खुद को प्यार करते हैं, वो अच्छी चीज़ है, वो सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, वो सेल्फिशनेस नहीं है। अगर वो सेल्फिशनेस है तो बेटर बी सेल्फिश। मतलब खुद को प्यार क्यों नहीं कर सकते हम? तो करें हम भी अगर शीशे में देख के अपने आप को अच्छा क्यों नहीं बोल सकते कि हम अच्छे लग रहे हैं, यू नो, अपने आप को बोले आई लव यू क्यों नहीं बोलते? हम सारी दुनिया को प्यार करते, खुद को नहीं करते। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना एक वो गिल्ट फैक्टर हमारे अंदर से तभी निकलेगा जब तक हम खुद को प्यार करना शुरू। मेरे ख्याल से यू नो, अगर लेट अस नॉट ब्लेम द सोसाइटी ओनली, मेरे को लगता है ये जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, पुअर कंट्रीज, पॉवर्टी की वजह से हमारी जो मासेस है वो बहुत गरीब है, और शुरू से रही, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये इसने हमें को इनबिल्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल होता है पूरी मेहनत करने के बाद में। तो उसमें अगर कोई आदमी थोड़ा खाली बैठा हुआ है या हुक्का पीते हुए भी खुश है या गपशप कर रहा है, तो लगता है टाइम वेस्ट हो रहा, कुछ करो, जिंदा रहने के लिए कुछ करो यार, तुम बैठे गपशप कर रहे हो, क्या करो यार। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये जो गरीब मुल्क रहा है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, सर्वाइवल मोड हमेशा ऑन रहता है, ऑन रहना चाहिए। हाँ जी, ऑन रहने के बाद भी तो कुछ हो नहीं पाता है, हाँ जी, कंफर्ट। तो शायद ये इसलिए हमारे कॉन्शियस में चला गया कि हम लोग सब कॉन्शियस में चला गया कि हम लोगों को काम करना चाहिए। या बहुत डीप रूटेड बात कर रहे हो सर। ये वो पूरी एक सोसाइटी की जो एक होता है ना सामाजिक सोच जिसे कहते हैं, तो हमारी सामाजिक सोच बदल चुकी है। वो कि भाई नहीं, अरे कैसे खुश कैसे हो गए भाई, आप खुश क्यों हैं? आपके पास तो खाने को ठीक से नहीं है, कपड़े पहनने को ठीक से नहीं है, बच्चों को देखने को नहीं है, आप खुश हैं? तो यार आप बेवकूफ़ आदमी यार, कैसे खुश हो गए आप ऐसे देखिए ना, आप यूँ देखिए रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं जो खींचते हैं, और वो उनको इमेजिन करिए उनको कि उनको तुम खुश कैसे हो भाई, तो बच्चा तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, पूरे कपड़े नहीं, तो वही है उसका, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, दैट कैन बी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन कि हमारी सामाजिक सोच बदल चुकी है। आई थिंक द मोर वी टॉक अबाउट इट, तो लोग ज़्यादा कहीं ना कहीं जहन में आता रहेगा, इसके बारे में खुल के बात होनी चाहिए। मुझे लगता है पहले खुल के बात हो, शायद उससे भी एक जो डिस्कम्फर्ट आता है देखिए वो कम होगा। इसमें 2 बातें हैं। ये इस जैसे जैसे ये सोसाइटी के अंदर पैसा आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे अपने आप भी चेंज होगी, नंबर 1। ट्रू। नंबर 2, दिक्कत क्या है, और उनके लिए भी ठीक भी है, उनके लिए वो ठीक भी है कि आप जो एकदम गरीब आदमी है वो बैठा हुआ करना चाहिए, ताश खेला दोस्तों के साथ और काम नहीं कर रहा सर्वाइवल के लिए, बात समझ में आती है, ही कांट अफोर्ड दैट लग्जरी। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़ा सा सेक्शन ऐसा है जिसमें शायद हम और आप आते हैं, तो वो हम भी उसको भी कैरी कर रहे हैं। हमारी हम लोगों की, आपकी या एक सोसाइटी ऐसी है मिडिल क्लास जो कि उससे ऊपर उठ चुकी है, वो खुश रह सकती है, जैसे आपने कहा आपने वो प्यार करी है, आप देखे, लेकिन वो फिर भी उससे पीछा नहीं छुटा पा रही है। जी। जैसे हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, जो हम लोग इवॉल्व कर गए हैं, हम लोग केव्स में रहते थे, जंगल में रहते थे, वो भी बहुत सी हमारी पर्सनैलिटी जैसे अभी भी बचे हुए हैं। इसी रंग से हमारी पर्सनैलिटी ये भी बचा हुआ है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वालों को कि हमको जो है खुश नहीं रहना है, हम खुश हैं तो कैसे हैं, खुश है तो गिल्टी है। जबकि एक सेक्शन जो फाइनेंशियली काफ़ी कहना चाहिए कंफर्टेबल हो गया है, उसको तो खुश रहना सीखना पड़ेगा। उसका अपने इंस्टिंक्ट जो उसका है ना खुश होने वाला, गिल्ट वाला, उससे उसको पीछे छुड़ाना पड़ेगा। अगर नहीं छुड़ाएगा तो उसका सारा पैसा बेकार है। yes. सारी चीज़ें उसके जितनी सुख सुविधाएं उसने इकट्ठा करी सब बेकार है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हम हैप्पीनेस ही होता है, खुशी चाहिए, उसी के लिए कर रहे हैं सब। और एक जो अक्सर है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कंफर्ट लेवल किस लेवल पे आएगा, फाइनेंशियल जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है वो क्या आएगा, वो बहुत बड़ा नहीं होता है।
बहुत छोटा होता है, पर हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हम आसपास का देख देख के अपने आप वो वो हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से ज़्यादा चमकनी चाहिए। तो पहले क्या होता है, पहले होता है कि लुई फिलिप ले ले, फिर उसके बाद आता है लुई विटॉन ले ले बस यही आता है। Oh, there is no entry. तो बस वहाँ पर हमें आपको कहना चाहिए, आपको लाइफ कोचिंग की ज़रूरत है, सेल्फ कोचिंग की भी ज़रूरत थोड़ी सी है। कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए, पर जो है उसको तो एंजॉय करो। इससे बड़ी मज़ेदार मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोगों के पास, अगर हम जब वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मैं अपने लेवल के लोगों की बात कर रहा हूँ, 90% चीज़ें होती हैं, 90% चीज़ें सबके पास हैं। आपके पास गाड़ी है, आपके पास अपना मकान है, अगर आप ग्रोन अप पे आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपका यू डोंट हैव टू लुक वरी अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ योर किचन, अगर शॉर्ट में कहा जाए। लेकिन हम लोग जैसे अभी आप कह रहे हो, अगर वैनुसन है तो उससे ऊपर लुई फिलिप फिर क्यों नहीं है, लुई फिलिप से तो उसके ऊपर कुछ नहीं है ना। यहाँ पर होता क्या, जो 10% 90% हम वो भी इंजॉय नहीं करते हैं, और 10% चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ। हमारी गाड़ी पे घूम रहे हो, अभी 15-20 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली है, आप घूम रहे, पर आप दिमाग चला यार मर्सिडीज होता तो अच्छा यार, उसको तो एंजॉय कर लो ना बैठ के, जिस गाड़ी में घूम रहे हो। हाँ। फैक्ट है ये। Yes, fact अगर है आपके पास कार 5 लाख की भी गाड़ी है, 6 लाख की, 8 लाख की गाड़ी है, 5 से लेके 25 तक की गाड़ी वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा रहता है। हाँ, उसको भी नहीं, उसको भी लगता है कि यार अभी उसके लिए करना है। हाँ। आप वो थोड़ा सा लाइफ कोचिंग बहुत ज़रूरी है कि हमको भैया पहले जो 90% उसको एंजॉय कर लो, 10% हमारे पास जो है उसको लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। अच्छी बात है, पता लगा 10% मिल भी गया तो क्या हुआ, 90% एंजॉय नहीं किया एंड यू आर गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से निकल लिए। यस 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 यस, यही होता है सर, आई थिंक यही होता आ रहा है, कब से यही हो रहा है। और मैं बहुत घिसी पिटी बात कहने जा रहा हूँ, तो जो सबको मालूम है कि हमारे पास मोबाइल आईफोन में रखा है सामने, आपके पास भी रखा था मोबाइल में। आईफोन के अंदर 90% फीचर तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन आईफोन चाहिए। हाँ। हम आपकी, अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है और 25 लाख के आसपास खरीदी है, 100% श्योर है कि आपको 50% उसके फीचर्स नहीं मालूम होंगे। नहीं पता होते सर, नहीं पता। 50% हो जाते हैं। आप 2 साल बाद गए, किसी कहा यार इसके अंदर ये भी तो है। तो लाइफ के भी तमाम फीचर्स ऐसे हैं जो हमको हमारे पास हैं पर हमको मालूम नहीं है। लाइफ में भी ऐसे तमाम फीचर्स खुश रहने के हैं जो है पर हमको मालूम ही नहीं है। ये सच्चाई है। और अचानक आता कोई बताता, फिर आप कहते हैं तो महात्मा जी आए, इन्होंने मैं खुश रहने का तरकीब बता दी। ये साहब मोटिवेटर स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर था, इसने हमको बता दिया। It is all within already. ये ऑलरेडी है फीचर्स, और हमें अपने फीचर्स नहीं मालूम है खुश रहने के। सेहत मैं आपको कैन आई ऐड समथिंग? प्लीज। सुबह उठ हर एक को मालूम है सेहत अच्छी होनी चाहिए। किसको नहीं मालूम है? हर एक को मालूम है सेहत के अच्छी रखने के लिए ठीक से खाना खाइए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए। किसको नहीं मालूम? हर जब कभी कभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उठता हूँ सुबह और थोड़ा सा ये होता कि एक्सरसाइज करी जाए या वॉक किया जाए, तो वॉक का कभी अरे छोड़ो वॉक कैसे करेंगे, जैसे आई थिंक बट वेरी कॉन्फिडेंट। उससे फट से मैं सोचता हूँ यार जिनके पास पैर में तकलीफ है, किसी को वॉक नहीं कर सकते, ऐसे तमाम लोग हैं। आप देखिए आप कितने लकी, यू कैन डू इट। और जहाँ आपने सोचा तो आप दौड़ने लगोगे। आप सबको यार मैं लकी हूँ, मैं ज़रूर वॉक करूँ, मैं रन करूँ, मैं चलूँ। तो जब आप वो फीचर आप देखते उसके पास नहीं है, वो कितना तरसता है। या आपके पास बहुत हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो, किसी को डायबिटीज़ है, आजकल तो डायबिटीज़ 25 साल के लड़कों को भी हो जाता है, और वो मिठाई नहीं खा सकता। उससे पूछिए आप कितने लकी हैं, आप जब अपने बारे में सोचते हैं यार मैं तो मिठाई खा सकता हूँ। तो ये फीचर्स छिपे हुए हैं जिनको हम लोगों को we should count our blessings and we should know these features to be happy. So very well said. मैं अपना बताता हूँ सर, ऑलमोस्ट 1 साल पहले माई हेल्थ वॉज इन अ वेरी बैड शेप। तो वो इस लेवल पे था कि एडवर्टेड पैरालिसिस उस लेवल पे पहुंच गया था। हाँ, तो इट वॉज how many years back? Just a year ago. I'm talking about last year September. तो बिल्कुल You were in bad shape. I was in very bad shape. मतलब मैं चल भी नहीं प्रॉपर पा रहा था। चिकनगुनिया हुआ, उसके बाद फिर नर्व्स में इन्फ्लेमेशन चलेगी, माय ब्लड ब्रेन बैरियर गॉट अफेक्टेड। उसके बाद सर ऐसी अवेकनिंग हुई, आई वेंट थ्रू थेरेपी, सब कुछ किया, गॉड क्लेंजिंग, एवरीथिंग डन। सर वो दिन है, अभी भी मुझे याद है, वो 16 सितंबर लास्ट ईयर से लेके आज तक मैंने हार्डली 4 या 5 दिन एक्सरसाइज नहीं की होगी। आई एम प्योरली ऑन मिलेट्स डाइट, मैं वो लेता हूँ। और सच में
और ऊर्जा है, और तब वैल्यू पता चली कि ये जो आप बता रहे ना चलने की, एक्सरसाइज की, तो मुझे होता है कि दिस इज अ प्रिविलेज. नहीं पा रहा. वेरी वेल सेड, इट्स अ प्रिविलेज. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. यस. सो ये चीज मैं तो खुद सर इस चीज से निकला हूं, एंड आई 100% एंडोर्स के. एंड तभी एक सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट इसीलिए अराइज हुआ, व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू अंडरस्टैंड के यू हैव बीन गिफ्टेड विद दिस ब्यूटीफुल बॉडी, यू हैव बीन गिफ्टेड विद दिस लाइफ. सो इसको लविंग एंड लिविंग इज इम्पॉर्टेंट. योर ओन सेल्फ. मैं आपसे कह रहा था, आपने क्या पाया क्या खोया जैसे होता है ना. तो मैं अभी एक साहब से बात, एक साहब यहाँ पर IIM लखनऊ में पहले थे डायरेक्टर, और बाद में फिर IIM रायपुर के डायरेक्टर हुए, उसके बाद IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर हुए. इज़ अ फ्रेंड. तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसे कई अचीवर से मेरी बात हुई है. तो वो लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोग तो इतना पढ़ाई में बिजी रहते, तुम लोगों ने बहुत मस्ती मारी, तुम लोगों ने बहुत मस्ती मारी. तो मुझको लगता है कि दे मे हैव रीच टू अ सर्टेन लेवल, बट दे स्टिल मिस कि जो कि एक स्पॉन्टेनियस होता है लाइफ के अंदर, उन लोगों ने मिस करा कि अपने को फोर्स करा पढ़ने के लिए उन्होंने. सर ये कहीं ना कहीं मैं इसी पे ऐड करता हूँ कि हमने वही स्ट्रगल्स को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि अगर स्ट्रगल कर भी रहे हो, अगर आप, स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी जो आपका मन कर रहा है करोगे, तो जैसे आपने बोला कि इंजॉय करोगे तो यू स्टे हैप्पी नेचुरली. इवन इफ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, यू एक्चुअली वांट टू बी अ साइंटिस्ट, तो आपके लिए वो कंपल्शन नहीं होगी, यू विल एंजॉय दैट. आप उसी के थ्रू भी चीज़ें इंजॉय कर सकोगे. तो होता क्या है, वो परसेंटेज बहुत कम होती है, बाकी सब कंपल्सिव वाले चल रहे होते हैं कि हाँ नहीं साइंस ही पढ़नी है, ना ये नहीं पढ़ना, यही करना है, और अंदर से पता होता है कि नहीं हम बने नहीं उसके लिए. वो सर्वाइवल एक्चुअली जो गरीब मुल्क है, हाँ जी, तो यार सर्वाइवल के लिए दे वांट कि कोई स्किल आप पे अंदर होना चाहिए. और सर्वाइवल के लेवल से जैसे ही आप ऊपर उठे, तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो छोड़ के आ जाइए. बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया, पर सर्वाइवल में तो ठीक है, जस्टिफाइड यार. उस समय कोई जब भूखे मर रहे हैं, नौकरी नहीं करनी है, तो उस समय आप पैशन कैसे फॉलो करते हो? पैशन का मार्केट है कि नहीं है? आपका पैशन जो भी है, वेदर यू विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट, नॉट बाय विच यू कैन सर्वाइव. तो सर्वाइवल मनी आपको मिलेगा नहीं उस समय, तो जस्टिफाई लगता है. पर एक फिर वो आपकी आदत नहीं बनना चाहिए. एक बार सर्वाइवल लेवल से ऊपर उठे, जैसे आपने फिर you start following your passion. The same is good for me also. सर्वाइवल था तब तक तो वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था, जो मन नहीं करता था. एक बार जैसे ही हल्का सा आया, आई लव्ड एवरीथिंग. और पीपल विद मी, उन्होंने वर्ल्डली बहुत पैसा कमाया, बहुत कमाया. मैं होता शायद, मैं जानता हूँ इस बात को, मैं बहुत ज़्यादा पैसा आज जो उससे 100 टाइम्स कमा लेता. होता क्या उससे, क्या कर लेता उससे मैं 100 टाइम्स कमा लेता, तो क्या हो जाता उससे. तो ये क्लैरिटी होनी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. माई सेम फ्रेंड्स हु मेड मोर देन 200 टाइम्स देन मी मनी, दे कम बैक टू मी और कहते हैं यार तुमने ठीक किया यार, मुझसे गलती हो गई है, मैं कुछ और बनना चाहता था, बन गया. हाँ. अब मैं राइटिंग पे आपके आऊँगा सर. दिस बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नवाब्स ऑफ लखनऊ, ये थॉट कैसे आया? ये टॉपिक क्यों? ये थॉट नहीं आया. वह क्या कि मैं पहले लिखता था, जब मैंने बताया कि ये बात है 76 की बात है, मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकला था. तो यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकला और आई वांटेड टू, मैं चूँकि पढ़ता काफ़ी था, जो आप मैच बहुत देखते हैं बच्चे, तो दे वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, जो क्रिकेट देखते रहते हैं 9th-10th के बच्चे. मैं पढ़ता तो मुझको लगता मैं भी राइटर बनूंगा, जर्नलिस्ट बन जाऊंगा. तो जब मैं वहाँ पर एक बार, मैं कुछ दोस्त जर्नलिस्ट बन गए थे, तो वहाँ पर एक हिंदी का अखबार यहाँ था, नवजीवन. तो मैं नवजीवन का जो मैं दोस्तों ने कहा कि वहाँ पर जो पत्रकार हमारे दोस्त थे, दे सेड कि आप यहाँ पर नवजीवन के अंदर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आप ट्राई करके देख लो, यू आर बाइलिंगुअल पर्सन. मैं वहाँ पहुँच गया. वहाँ मेरी किस्मत ने बड़ा रोल अच्छा प्ले किया. वहाँ पर जो एडिटर बैठे थे, वो एडिटर खुद भी बाइलिंगुअल थे. एक ज़माने में इंडियन एक्सप्रेस एडिटर, उनका नाम था के मिश्रा, वो इंडियन एक्सप्रेस में भी रह चुके थे और बाद में नवजीवन के एडिटर थे. तो अगर कोई खाली हिंदी वाला जर्नलिस्ट होता, वहाँ मैं इंग्लिश बोल रहा था, तो मेरे को भगा देता. इन्होंने देखा तो इन्होंने हमसे कहा कि आप क्या लिख सकते हैं. इंग्लिश में बोल रहा था उनसे, शायद उनको अच्छा लग रहा था कि हिंदी पेपर में कोई आया है
और इंग्लिश में बोल रहा है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या आप लिख सकते हैं? मैंने कुछ भी लिख सकता हूँ। तो बोले आप बाहर जाके देख के आइए क्या लिख सकते हैं, वरना मैं कहूँगा आपने नहीं लिखा तो बात सीन इज़ ओवर। मैं लौट के आया, देखा मैंने तो एक कॉलम रोज़ निकलता था, और नौजवान अखबार नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत फेमस अखबार हुआ करता था। इट्स लाइक यू आर गेटिंग ब्रेक इन अ बिग मूवी, बिग बैनर, वो वाली चीज़ थी। और एक अखबार में उसमें कॉलम रोज आता था, वो कॉलम भी करीब 30-35-40 साल चला है, और अपने वक्त के उसके जो टॉप के लोग थे उन्होंने उस कॉलम को लिखाया। और वो हमेशा कॉलम जो आता था वो नाम से किसी के नहीं आता था, सूडोनिम से आता था। ठीक है, कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम रख दिया था उन्होंने तीरंदाज और इंशाअल्लाह, 2 नामों से मेरा आता था। तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। उनको लाके, जैसे उनका मैंने देखा रोज आ रहा है तो मैंने जाके दिया। हमें क्या मालूम, वो खुद लिखते थे कॉलम। जस्ट इमेजिन इट का एडिटर 65-year-old मैन इज राइटिंग अ कॉलम, और उसको यूनिवर्सिटी से भी निकल के लड़का बाहर आए, उसका कितना बड़ा दिल होगा, कितना उनका दिल ही नहीं, कितना उनका इंटेलेक्चुअली कितने इवॉल्व होंगे वो, कि जो कॉलम वो लिख रहे हैं अपने टाइम में बड़े लोग लिख रहे हैं। वो मैंने देखा, चूँकि शायद अच्छा लिखा होगा मेरे को लगता है, तो मैंने कॉलम को बस यूँ कागज उन्होंने दिया, लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे करके, और उनको मैंने दे दिया। 2 दिन बाद छप गया वो। मेरे लिए तो इट्स लाइक समन सुभाष घई इज कॉलिंग यू एंड सेइंग कि हमारी मूवी में है, आप हीरो बन जाइए। ऐसे ही हुआ उस ज़माने में। तो वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो वहाँ पर हुआ क्या, आपकी बुक की बात पे आ रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या कि एक तो उन्होंने हमको वो दे दिया लिखने के लिए कॉलम। इसके अलावा अच्छा, मेरे को यूनिवर्सिटी से निकले तो पैसे भी चाहिए थे, उनको भी लग रहा था यार चाहिए कहीं, जर्नलिस्ट की कोई नौकरी उनके यहाँ पर थी नहीं। तो उन्होंने मेरे को एक कॉलम और दे दिया फिल्म रिव्यू का, जबकि मैं फिल्म बहुत नहीं देखता था, तब देखने लग गया था। तीसरा कॉलम उन्होंने सिविक कंप्लेंट्स का दे दिया, और चौथा कॉलम एक दिन उन्होंने, हम जब लिख रहे थे एक साथ नहीं दिए थे, अलग अलग टाइम पे। एक दिन, अब आपकी किताब की बात पे आ रहा हूँ, तो एक दिन मैं ऐसे ही पहुँचा तो उन्होंने एक किताब मेरे को दी, बहुत ही एकदम फटी पुरानी सी, जिसको छुइए तो एकदम ब्रिटल्ड, छूते ही कागज़ टूट जाए। जी, बोले ये किताब है, एनोनिमस राइटर ने इसको लिखी है लखनऊ के ऊपर, और इसको तुम देख लो और अवध के नवाबों पे कुछ लिखो। मैंने देखा ठीक है, मैंने किताब पढ़ी, उससे मैं कॉलम लिखने लग गया। वो किताब एनोनिमस थी, वो कॉपी थी नहीं कहीं, कोई पता नहीं कहाँ से ले आए थे। तो मैं जो कॉलम नवाबों पे लिखने लग गया, उसका मेरे को रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने लग गया, जो लोग पढ़ रहे बहुत गजब का रिस्पांस मिलने लग गया। तो बाकी तो मेरे पीछे हो गए, ये मेरा आगे हो गया लिखते हैं। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू राइटिंग। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे, जब मैं एक कॉलम आप लिखने लगते हैं तो धीरे धीरे एक वर्ड फैल जाता है कि ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। हाँ जी। और आप हो भी जाते हो, क्योंकि आप लगातार उसे भी लिख रहे हो, तो आप हो भी जाते हो सर्टेन डिग्री तक। तो मैं लिखने लग गया। तो फिर बाद में फिर मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्रेक मिला, बहुत दिनों बाद। बीच में मैंने फिर छोड़ दिया था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ने कहा कि आप भाई हमारे लिए लिखिए। और आप यकीन नहीं करोगे, जब हम लिख रहे थे सब, तो ऐसा नहीं, शुरू में तो ठीक ठाक लग रहा था, पैसे मिला, 10 रुपये मिलते थे कॉलम के, एक इसके 10 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मिलते थे। खैर पैसा बड़ा होता उस समय, तब आप जितना छोटा लग रहा है इतना छोटा भी नहीं होता था। आज क्या समझिए, अब किस ईयर की बात है सर? 76-78। हमें रियलाइज नहीं हुआ उस समय 76-78 में, या अब मैं से रियलाइज करता हूँ। मैं आई वॉज द मैक्सिमम अर्निंग फ्रीलांस जर्नलिस्ट इन लखनऊ, मे भी हो सकता है नॉर्दर्न इंडिया में हूँ, क्या आई एम नॉट श्योर। क्योंकि 4 कॉलम लिखना बहुत बड़े, 4 कॉलम तो उसके समय कभी नहीं मिले। एक साथ 4 कॉलम फ्रीलांसर को मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं रियलाइज़ करता, तो उस समय भी करीब मेरी जो बिलिंग हो जाती थी 200-250 रुपये महीने की हो जाती थी, 200, 250, 300 ऐसे हो जाते। और जो जर्नलिस्ट नौकरी करते थे शुरुआत में, उनको भी इतने पैसे मिलते थे, उनको 250-300 रुपये मिलते थे। इतने ही करीब मेरे घर मैंने फ्रीलांसिंग में मिल जाते थे, और मेरे लिए बहुत बड़ा पैसा था ये। तो हम तो बड़े आश से घूमते थे। तो फिर ये जो लिखने लग गया, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखने लग गया। उसके बाद में मैं हिंदुस्तान टाइम्स में लिखने लग गया कॉलम। हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत लंबे वक्त पे लिखा। उसके बाद चांस की बात थी कि एक बार यहाँ का बहुत फेमस पब्लिश वो है बुक स्टोर यहाँ पर है, तो उससे मेरी ऐसी जान पहचान थी। तो बोले कि अरे आप सुनिए, आप ये इतना लिख रहे हैं, आप लखनऊ में किताब क्यों नहीं लिखते? बोले मैं किताब क्या लिखूँगा, मैं तो थे। अरे बोले वो ऐसा है कि वो यहाँ का एक पब्लिशर है रूपा, इंडियन पब्लिशर में बेस्ट है जी। ये सब मेरी किस्मत भी साथ दे रही है। जिस आदमी ने मेरे को बोला जो बुक
यूनिवर्सल बुक बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ का, उसको खुद ही नहीं बाद में याद था किसने हमसे कहा था। उसने कहा मैं ऐसा कर, रूपा के वो मालिक आए हैं यहाँ पर, सीईओ आए हुए, ताज में रुके हुए, मैं मुलाकात कर लीजिए। मैं ऐसे कैसे मुलाकात करूँ, बोले मैं बोल देता हूँ उनको। उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया, बुक सेलर से तो लोग केयर करते हैं ना लोग, कंपनी वाले। मैं ताज गया तो मैं अपने साथ पब्लिश हार्ड कॉपी लेके गया था, तो मैंने गया, मैंने उनको ये दे दिया। मैंने वो देखा, वो बैठे थे कॉफ़ी शॉप पे, मैं बाहर वेटिंग विंग में बैठा हुआ था। आए, फ़ोन किया था, हाँ बता, मैंने देखा है। तो मैंने कहा एवरी फ्राइडे हिंदुस्तान टाइम्स कैरिज में कॉलम, बाय द वे उस दिन फ्राइडे था। उन्होंने बुलाया वेटर को, बोले कि आज का पेपर लो लाया, तो मेरा कॉल निकला था। उन्होंने यूँ देखा, कैसे आई स्टिल, एक एक स्टेप इसलिए याद है क्योंकि वो बड़ा क्रूशियल था। यूँ करके देखा, बोले यू नो दस एडिटोरियल बोर्ड दे डिसाइड बुक आएगी नहीं आएगी। फिर दे बोले लेकिन दस फॉर्मेलिटी, हल्का सा बुदबुदा है, इट्स अ फॉर्मेलिटी, ही इज एक्सपर्ट, उसको मालूम है स्टेट के आदमी है। मैंने दे दिया। और मेरी बेवकूफ़ी देखिए, मुझसे बोले एंड यू सेंड मी द इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिएगा। तो तब तक मेरे को सॉफ्ट कॉपी का वर्ड बहुत क्लियर नहीं, सॉफ्ट कॉपी होती क्या चीज़, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, ये जो वर्ड्स है बहुत क्लियरिटी नहीं थी। मतलब मालूम था, ज़्यादा ध्यान देते हैं, अच्छा वो सॉफ्ट कॉपी। मैंने कहा वो नहीं हो पाएगा, हमने वो मुश्किल है। जैसे चीज़ बेवकूफ़ी, लेकिन जब आपकी किस्मत और आपकी मेहनत, तो दोनों कॉम्बिनेशन कहीं बन जाता है ना। मेहनत आपके हाथ में है, अगर किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है वो आपके हाथ में नहीं है, पर वो भी आपके ऊपर फेवर करने लगती है। उसका चला गया, मैं भूल गया। उसके बाद भूलने के बाद 6 महीने के बाद मेरे पास एक कॉल आती है, मुंह में गोली डाल कर अंग्रेजी जो बोली जाती है ना, ओवर एंग्लिसाइज, मुंह में गोली डालकर। There was a girl on the other end. Says it, Mr. Bhatt? Yes, sir. I said, yes, sir. मैंने भी डाली गोली मुंह में। Yes, sir. Mr. Bhatt, your book has been approved, and please send us the rest of the manuscript. उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ इसके अंदर, इंटरेस्टिंग चीज़। अच्छा होता क्या कि जो राइटर होता है, मैं अच्छा एक बात जरूर है कि मैं बहुत पेन लेता था लिखने के लिए। पेन लगता था कि आई शुड बी करेक्ट, काफ़ी मेहनत करता था। और दैट वाज जानबूझ के नहीं, वो पार्ट था हमारा कि मैं जो चीज़ जारी अच्छी जाए। उसके बाद वो चली गई। अच्छा मेरे को मालूम नहीं, उधर वहाँ पर अगर बड़े पब्लिशर्स जो भी होते हैं, आपको मालूम होगा इस बात को, उनके वाकई एडिटोरियल बोर्ड डिसाइड करता है कि क्या पब्लिश होगा, मालिक नहीं करता। और उसके बाद में एडिट भी 2-3 लेवल पे होती है बुक। इसीलिए बड़े पब्लिशर की किताब जो होती है ना, आजकल तो खुद ही लिखा, खुद ही पब्लिश कर दिया, मैंने 2 किताबें लिखी, वो वाला नहीं। तो वहाँ पे भी कई लेवल पे एडिट होती है वो। तो पहले एक बार मेरे पास एक आध फ़ोन आया, इसमें ये ऐसे वैसे, तो बेसिक लेवल पे मैंने बता दिया, हो गया। उसके सेकंड लेवल पे कुछ पूछा पाछा किसी ने बता दिया। थर्ड लेवल पे जो आया, तो आपके लिए एक स्पेशल एडिटर अलॉट हो जाता है। और यू नो दिस? नहीं पता। एक एडिटर स्पेशल आपके लिए अलॉट होता है। पहले तो कोई भी ऐसे हो जाता ना, किसी एडिटोरियल बोर्ड में बैठे 3-4 लोग, आपके बोले आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, बाद में अलॉट होता है। वो इज एक्सपर्ट। वहाँ पर एक लेडी थी यार, वो मेरे को रोज़ फ़ोन कर दे, ये कैसे लिखा, अच्छा ऐसा मैंने लिखा कि दिस बुक इज़ रिटन बाय मेजर हर्बर्ट। तो फ़ोन आएगा, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मेजर हर्बर्ट। ये मैंने कहा दिस एज पर दिस बुक, उसका नाम से मैंने कह दिया फैटल फ्रेंडशिप। What was the name of what is the full name of this book? Which year it was published? Who was the publisher? अब रोज़ मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, तो यार मेरे को गुस्सा आ गई। मुझे लग रहा था मैं हिस्टोरियन हूँ, इसको क्या मालूम है यार, रोज़ मेरे को यार पूछ रही। मैं इतना कुछ डिस्टर्ब हो गया था, और रोज़ कुछ ना कुछ यार पंगे। तो जितना माना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गई। तो एक टाइम पे मैं इतना फेडअप, एक टेम्पटेशन तो था कि मेरी किताब है, लालच भाई फिल्म में आप काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं मेरी फिल्म में आए, अमिताभ बच्चन के साथ आप काम कर रहे हैं, वो आप डायरेक्टर से परेशान है। तो मैं बहुत दुखी हो गया। तो एक दिन मैं चला गया यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर, एक देयर वाज एन जॉइंट डायरेक्टर, एक लेडी थी, उसका नाम था अभिलाषा कुलश्रेष्ठ। तो उससे मैं थोड़ा फ्रेंडली था। तो अभिलाषा के पास मैं चला गया, ऐसे बैठा था, बोलती क्या हो गया रवि, इतना क्या टेंशन बहुत लग रहा। तो मैंने उसको बोला, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ऐसा तो करती रहती। तो उसने बड़े को एक बड़ी दुनियादारी वाली बात बताई, बोले परेशान मत होइए, हम लोग के साथ भी ये होता है। IAS लोग होते हैं ना, तो कहते हैं फलानी चीज़ निकालिए लाइए, तो बोले जो अवेलेबल है वो दे देते हैं।
जो नहीं होती हम कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं, और तीसरी चीज जो मालूम है नहीं मिलेगी तो हम उनसे बता देते हैं कि बहुत मुश्किल है पर फिर भी कोशिश की जा रही है। यही करिए। तो फिर मैंने यही चालू कर दिया, तो मेरा काम बन गया। अच्छा, तब भी मैं टेंशन में बहुत था। तो एक बार मैं दिल्ली गया, और अगर आपको ये बात मालूम, जो अच्छे पब्लिशर्स होते हैं उनके ये सब नहीं होता कि आप दिल्ली आए चलिए मिलने, एडिटर से मिलने, यू कांट मीट, या हम आए हैं दिल्ली में, मैं हूँ तो चलिए आपसे हेलो करने आ गए। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। ये सब याराना नहीं होता है सब कुछ भी कि मैं आया आपसे मिलूँ, सब बिजी है भाई हर आदमी। तो मैं दिल्ली में था, मैंने पहले बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, और मैंने बोला मैं आई लाइक टू मीट एडिटर। मैं सोच रहा इसको सुनाऊंगा, इसको जाके ये क्या समझती है अपने आप को लेडी जो है, इसको मैं आज दिल की बढ़ात निकालूंगा। वहाँ मैं पहुँचा तो जैसे उन्होंने रिसेप्शन में बोला, उन्होंने रवि बताए, तो तुरंत से लड़के निकल गया। इस टाइम उसकी एज होगी, इसकी एज की ऐसी होगी जैसे इससे थोड़ी बड़ी होगी ऐसी। मेरी एज जो कम थी, 20 साल पहले 21 साल पहले की बात थी। वो उसने आके इतना ही बड़ा रूम हो, इससे थोड़ा बड़ा, दिल्ली में तो छोटे ही छोटे होते हैं, वो अपने वो ले गई उसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में। मिस्टर बट वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी? मैंने मन में कहा कॉफ़ी तो ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कॉफ़ी क्या होती है। उसका जैसे बैठे हुए देख कितने प्रोफेशनल लोग ये लोग होते हैं, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। शी सेड मिस्टर बट, पहले ही बैठते उसने कहा मिस्टर बट योर बुक इज एक्सेप्शनली गुड एंड आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा पेन कि इस बुक के अंदर कोई कमी ना रह जाए। अब आपकी ये तारीफ हो जाएगी तो आप लड़ोगे किसी से? आप बताइए, आप लड़ेंगे? पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है, टोटल चेंज। दिस इज व्हाट शी सेड एंड बिलीव मी शी वाज 100% राइट। लोग कहते हैं माय बुक हैज मेड अ हिस्ट्री। आप गूगल पे जाके चेक करो, बेस्ट बुक ऑन नवाब्स, डोंट राइट लखनऊ, टॉप पे मेरी बुक होगी। नवाब्स में इसका 11th एडिशन आ चुकी है। वाओ, 11th एडिशन 2 यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है ये। 2 यूनिवर्सिटीज के, आप जस्ट इमेजिन इट। टेल मी अ सिंगल बुक, कोट मी अ सिंगल बुक, दैट इज व्हाट आई एम टोल्ड, जहाँ तक मेरी नॉलेज है दिस इज द ओनली बुक प्रॉब्ली टू माई नॉलेज जो कि बेस्ट सेलर भी है। बेस्ट सेलर मीन्स दैट ऑर्डिनरी बुक लवर्स दे शेल आउट द मनी फ्रॉम देयर पॉकेट एंड बाय अ बुक, राइट? देन योर बुक बिकम अ बेस्ट सेलर। एट द सेम टाइम द बुक इज द पार्ट ऑफ सिलेबस इन 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। एकेडमिक बुक कभी बेस्ट सेलर होती नहीं है 2 यूनिवर्सिटीज में कि सिलेबस का पार्ट है ये किताब, सर। ये बेस्ट सेलर भी है। अब जैसे नवाबों की बात आती है तो जैसे एक वैसी लिंगो बना हुआ है नॉर्थ इंडिया में खासकर कि तेरे शौक बड़े नवाबी हैं, या नवाबों के तो ज़्यादा नवाब मत बने, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो ये एग्जैक्टली नवाब थे कौन? मतलब एक फॉर लेमैन अगर आप बेसिक्स में। हाँ, नहीं देखिए, नवाब के बारे में एक जो कन्फ्यूज़न हो, जो लखनऊ के नवाब तो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। जैसे आगरे का पेठा, ठीक है, बनारस का मंदिर या साड़ी, बनारसी साड़ी, नागपुर के संतरे फेमस है। वैसे लखनऊ का नाम आते ही तौर से नवाब। पर लखनऊ में भी 99% लोगों को मालूम नहीं नवाब क्या होता है। लखनऊ में भी नहीं मालूम, जो कि लेगेसी है यहाँ पर। नवाब इज अ बेसिकली, नवाब को लोग समझते हैं नवाब, राजा, बादशाह, तीनों को एक ही बराबर समझते हैं। जी, हाँ जी, है ना, कि रूलर है, पर ऐसा नहीं है। नवाब इज एन अरबिक वर्ड, और ये बात आपको सुन के बड़ा मजा आएगा कि ये प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड है? हाँ, ये बहुवचन है ये, और लो यूज होता है हमेशा एज अ सिंगुलर। ये नवाब है, हाँ जी, सिंगुलर हुआ ना। यस यस। जबकि ये प्लूरल वर्ड है। ये वर्ड नवाब इज अ, इसका सिंगुलर जो है वह आपने सबने सुना होगा। अभी मैं नवाब कह रहा हूँ, अरबिक वर्ड आपको नहीं किसी समझ में आ रहा। हाँ। पर मैं भी इसका जो आपको सिंगुलर बताऊंगा, आप कहेंगे अरे हमने सुना है। हाँ। नायब, हाँ। नायब दरोगा, नायब तहसीलदार होता है नायब। हाँ जी, हाँ जी। दैट मीन डेप्टी होता है। हाँ। तो वो है सिंगुलर। और ये जो नवाब है ये प्लूरल है। तो जो अकबर था, अकबर द ग्रेट जो थे, when he had divided his entire kingdom in 12 provinces, and in each province he had appointed one deputy, कि वहाँ पर अपना डेप्टी बनाया था कि वहाँ पर रूल करे फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो इसी ढंग से
जो लखनऊ था, जो अवध था रीजन, अयोध्या है, अयोध्या की जो बेल्ट है वो कहलाती अवध। अवध अयोध्या से ही बना है। अवध मीन्स जिसका वध ना किया जा सके, या अनकॉन्करेबल, और जिसको जीता ना जा सके। तो अवध जो था में भी एक प्रोविंस था, और अवध के अंदर भी एक डेप्टी यानी कि आपको एक यहाँ पर नवाब अपॉइंट किया गया था। तो पहले ये कलेक्टिव होता था कि वो सब मुगल दरबार में बैठे कि नवाब को ये कह दो, नवाब कह दो, पर ओवर अ पीरियड ऑफ लैंग्वेज चेंज होती है ना। तो लैंग्वेज चेंज होती है, एक सिंगल आदमी को भी नवाब कहा जाने लगा। तो नवाब का मतलब तो ये हुआ जो आपने क्वेश्चन पूछा। नवाब, लखनऊ के जो नवाब थे वो टेक्निकली यहाँ पर 1722 से लेके और 1819 तक नवाब थे टेक्निकली। पर 1819 के बाद जो 6th रूलर यहाँ का था वो टेक्निकली हो गए थे किंग। किंग मीन्स किसी के अंडर में नहीं है। हाँ जी। दिल्ली के जो मुगल्स थे वो अपॉइंट करते थे। परिवार बड़ी मज़ेदार बात हुई कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का जो मुगल किंग था, और आप जैसा कि जानते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब डाइड इन 1707, 1707 में उसके डेथ के बाद में लेटर मुगल जो थे बहुत कमज़ोर हो गए थे, सब जानते हैं। तो 6 इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे कि बाद में जो शाह आलम यहाँ पे दिल्ली गद्दी बैठा था, उसको मजाक में लोग कहते थे दिल्ली के अंदर, अंग्रेज लोग कहते हैं शाह आलम्स किंगडम फ्रॉम रेड फोर्ट टू पालम। इतना मतलब कमज़ोर हो गया। हाँ जी। तो एक बार जो ये मुगल से किंग था इतना, उसने आपके गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश था उसको अपने सामने बैठने की इजाज़त नहीं दी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहा, पर टेक्निकली तो मुगल बादशाह यही थे, टेक्निकली, अंडरस्टैंड ना। तो इनका कहना था, मुगल बादशाह कहना था कि यार मैं तो बादशाह हूँ, लाइक क्वीन विक्टोरिया आपके वहाँ पर है, मेरे साथ तुम उसके नौकर मेरे सामने कैसे बैठ सकते हो, मतलब अंडरस्टूड था ये। तो ही डिडंट गिव देम द परमिशन। तो इसको गवर्नर जनरल की ईगो हर्ट हो गई कि तुम्हारी क्या औकात है यार, कुछ भी नहीं, 10 किलोमीटर में राज कर रहे हो, मेरे से कह रहे हो। उसने आके लखनऊ जो अवध के नवाब थे इनको भड़का दिया, ने कहा यार तुम उनके अंडर में क्यों अपने को मानते हो, यू डिक्लेयर योरसेल्फ इंडिपेंडेंट की, और इनसे पैसे भी ले लिए, बोले तो अपने को डिक्लेयर करो, हम तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगे। 1819 में, यानी आपसे पैसे भी ले रहे, अपना बदला निकाल रहे हैं, और उनके दिल्ली के किंग के अगेंस्ट एक यहाँ किंग खड़ा करना, उनके राइवल खड़ा कर दो। तो जो 6th रूलर यहाँ का था, 7th रूलर था, जिसने 1814 से 27 तक राज किया, 1814 to 1827, गाज़ी हैदर। ही हैज़ गिवन हिम द मनी, एंड एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर कि ही डिफाइंग द मुगल अथॉरिटी, ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट किंग। उसके बाद में जितने भी होते हैं सब टेक्निकली किंग होते हैं, पर प्रैक्टिकली मासेस उनको कभी किंग मान के देती नहीं है। आज भी नवाब ही वर्ड यूज होता है उनके आगे। नवाब वाहिद अली शाह जो लास्ट किंग था, उसको नवाब वाहिद अली शाह कहते नहीं कहते? हाँ जी। उनको सबको नवाब ही कहते हैं, क्योंकि पीपल डिडंट एक्सेप्ट इट, सबकी जबान पे नवाब चढ़ा हुआ था, तो नवाब ही कहते थे। तो ये जैसे जब ये बात होती है कि नवाबी शौक की बात है, तो वो ये टर्म कहाँ से फेमस हुआ? लखनऊ के जो नवाब थे, स्पेशली लखनऊ के नवाबों की, देखिए नवाब तो पूरे हिंदुस्तान में होते हैं आपके, लेकिन बंगाल के नवाब थे, और जगह हैदराबाद में नवाब थे, सब जगह नवाब थे। लेकिन लखनऊ के नवाब, जब भी नवाब की बात आती है, लखनऊ के नवाबों की बात इसलिए आती है कि लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ वॉज नॉट वन ऑफ द, लखनऊ वॉज द रिचेस्ट सिटी इन द कंट्री ड्यूरिंग नवाबी पीरियड। richest. It was richer than the presidency town of Bombay, presidency town of Calcutta, presidency town of Madras. इन तीनों ज़्यादा यहाँ पर पैसा था। यहाँ पर एक तो बात पैसा था, दूसरी बात क्या थी कि लखनऊ के अंदर एक पॉलिटिकल एक अजीबोगरीब सीन था। अवध के अंदर क्या था कि अवध का जो 3rd नवाब था, टोटल यहाँ पर नवाब हुए 11 और 12 दोनों ही हैं। तो जो 3rd यहाँ नवाब था उसका नवाब था नवाब शुजाउद्दौला।
अब मैं खाली आपको रीजनल हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पॉडकास्ट भी पूरे हिंदुस्तान में सुना जाएगा बाद में। तो थर्ड नवाब यहाँ का, पहला नवाब यहाँ का जो था उसका नाम था मीर मोहम्मद अमीन, उसका ऑफिशियल नेम था सादत खान बुरहानुल मुल्क। सेकेंड वाज द सफदरजंग, दिल्ली का सफदरजंग इलाका जो है उसी के नाम पे। बड़ी मज़ेदार किस्सा, अगर आपके पास टाइम होगा तो बताऊंगा। जी जी जी, प्लीज़ प्लीज़। और तो पहले ये ख़त्म कर दो, शोदौला ख़त्म कर दो। तो शोदौला को आप इम्पोर्टेंस यूँ समझ लीजिए, आप खाली लखनऊ पे मत फोकस कीजिए, इंडियन हिस्ट्री पे देखिए आप। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वे बैक इन 1761, सब जानते हैं। 61 के अंदर जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस में हुई थी? ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली, अफगान रूलर, और मराठास के बीच में हुई थी। अब अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार अटैक किया था इंडिया पर। फर्स्ट बार उसने किया था 1748 में किया था, और लास्ट किया था 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है उसके अंदर आपको यू विल बी शॉक टू नो कि ये जो था नवाब ऑफ अवध शौदौला, उसने साथ दिया था इन्वेडर का, अब्दाली का। इस वजह से जीता था। उसने फाइनेंस भी किया था, अब बहुत रईस थे ये, अब्दाली को फाइनेंस भी किया था। ये बात लोगों को नहीं और पता उनके साथ थे, लड़े भी। अगर वो फाइनेंस नहीं करता तो इतने लंबे वक्त तक अब्दाली वेट ही नहीं कर सकता था। और उसके बाद में तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो मराठा जीते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड नवाब ऑफ अवध शौदौला, यानी कि तीसरे नवाब ने इंडिया की हिस्ट्री बदल दी। अगर मराठा जीत गए होते तो क्या होता, आप बताइए, इंडिया की हिस्ट्री दूसरी होती, होती नहीं होती। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है 1961 के अंदर। और अब इन्होंने केवल एक वैसे किया था जो कि अक्सर लोग को लगता है पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोलूंगा, बोल सकता हूँ कि हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी। इट वॉज सिंपली बिकॉज ऑफ रीजन, बिकॉज पैन इस्लामिक रूल के लिए, बिकॉज वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, इसलिए दिया था सब। अब मजेदार बात देखिए आप, ठीक है। उसके बाद में 1761 में चूंकि जीत जाते हैं तो इनका तो लगता है मैं तो खुदा हूँ। और 1764 के अंदर जो बैटल ऑफ बक्सर होती है, नाम सबने सुना होगा। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर 3 कंबाइंड फोर्सेस लड़ती हैं ब्रिटिशर्स से। वन वॉज द बंगाल ऑफ नवाब, द अदर वॉज किंग ऑफ इंडिया, मुगल किंग्स थे, एंड द थर्ड वॉज अवध का नवाब शौदौला। इन तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं अंग्रेजों से। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर हार जाते हैं। उसके बाद बहुत ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन पे जो था, ब्रिटिश लोगों को ने इनको राज वापस किया। ह्यूमिलेटिंग, भाई जीत लिया, इनसे 50 लाख रुपए लिए, हमसे कहा हमारी टर्म्स कंडीशन ही मानूं। और उस टर्म्स एंड कंडीशन का एक रीज़न अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको मजा आएगा। आपने लखनऊ के नवाब की जो बात की, नवाबी शौक, उस पर आ रहा हूँ इसलिए। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे इनको वापस करा तो उन्होंने उनका डिफेंस हमारे पास रहेगा। आपके यहाँ पर फौज हमारी रहेगी अंग्रेजों की, आप अपनी फौज नहीं रखेंगे। आपकी फॉरेन जो एनिमीज उनसे रक्षा मैं करूँगा, ठीक है। और उसका पैसा कौन देगा? आप। हमारी फौज रहेगी, पैसा आप देंगे, ठीक है। कितनी बताइए, मतलब मैं आपको कहूँ मैं छड़ी आप खरीद के लाइए और मारूंगा भी मैं आपको, यही बात ना। तो जो मैं बताया था, तो इन्होंने क्या किया, चूँकि इन्होंने 64 के अंदर ये बैटल बक्सर हार गए, इनको ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन इनको वापस मिला। और इनका डिफेंस अंग्रेज़ों ने वो कंडीशन थी कि हमारे आप फोर्सेस अपनी नहीं रखेंगे, आपको जो आपके डिफेंसेस उनको हम देखेंगे। अब आपका क्या है कि इन अ मिडल पीरियड जो भी रूलर्स होते थे उनका 40% जो काम होता था डे टू डे कि अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और 60% होता था एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनका 40% काम तो निकल गया हाथ से, 40% काम निकल गया। आपका काम कितना बचा? 60%, उससे भी कम बल्कि। और पैसा आपके पास बहुत है। अगर आज आपको मैं पैसा खूब दे दूं, खूब सारा, आपसे कहें आप जितना काम है उसका 40% करिए, आप क्या करोगे? फिर तो आपकी ऐश शुरू। तो उस समय ऐश आर्ट एंड कल्चर, लखनऊ में आर्ट एंड कल्चर जो फ्लोरिश हुआ है जिसको कहते हैं, वन ऑफ द रीजंस वाज दिस, क्योंकि यहाँ के रूलर्स के पास 40% काम कम हो गया, पैसे बहुत सारे हैं। अब जब आपके पैसे बहुत हो गए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा भाई मेरे को
जो ये लोग पहले तो उनके अंडर में थे, शाहदौला भी रह चुका था इसके अंडर में था, दिल्ली के बादशाहों के। तो बादशाहों के जो नौकर जो होता है, सबसे पहले जब उसका पैसा आता है अपने मालिक का लाइफस्टाइल कॉपी करता है। तो इन्होंने अपने मालिक का लाइफस्टाइल कॉपी करने के लिए वहाँ के जो बड़े पोइट्स थे, वहाँ की नॉच गर्ल्स थी, तवाइफ थी, पेंटर थे, स्टोरी टेलर्स थे, डांसर्स थे, आप एक वो थे जो कैलीग्राफर्स थे, उन सबको इंपोर्ट करना वहाँ से प्लान लगा। अच्छा, वहाँ पर दिल्ली में जैसे वो ये जो आपको दिल्ली का फॉर्च्यून औरंगजेब के बाद एकदम डूबने लग गया था, एकदम इतने गरीब हो गए थे दिल्ली के बादशाह लोग कि पता, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, कि देयर वाज अ टाइम कि उनकी क्वींस प्रोटेस्ट में बैठ गई थी कि उनको खाने को पैसे नहीं मिल रहे, मतलब वो नहीं मिल रहा है दिल्ली के अंदर। वो भी हुआ है लेटर मुगल्स का, वो तो उनको खाने के लाले पड़े हुए थे। तो उस समय वो किसी को अपने पैट्रोन्स तो दे नहीं सकते थे, इनको जो उनके ऊपर डिपेंड करते थे कोर्ट पे, तो ये सारे यहाँ आने शुरू हो गए। तो पहला यहाँ पर जो मेजर पोइट आया था उसका नाम था आरजू, और एक पोइट आया था जिसको नाम मोहम्मद रफ़ी। अब मोहम्मद रफ़ी लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड नहीं, उसका नाम था मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर। ये पोइट्स आने शुरू हो गए यहाँ पर। तो लखनऊ के अंदर का जो था, इसी तरह के जो तवाइफ थी, तवाइफ में भी एक तवाइफ होती थी, उनको कहते थे डेरेदार तवाइफ। आपके पास टाइम कमी होना, मैं आपको तवाइफ के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताता हूँ। तो डेरेदार तवाइफ थे, उनको डेरेदार तवाइफ इसलिए कहते थे कि जहाँ भी ये रूलर्स जाते थे उनके साथ साथ उनका डेरा जाता था, और वो जो कम्युनिटीज़ थी वो डेरा, उनके भी अपने रूल्स रेगुलेशंस एक अलग होते थे। इट वाज समथिंग, इट वाज नॉट एनी प्रोस्टिट्यूट्स की किसी ऑलरेडी वन फाइन वन डिसाइड्स उस बेचारी की सर्कमस्टेंसेस से दे बिकम अ प्रोस्टिट्यूट। नो, इट वाज नॉट प्रोस्टिट्यूट, इट वाज डिफरेंट देन प्रोस्टिट्यूट। वो पूरी एक कम्युनिटी होती थी तवाइफ्स की, जो कि आज के जैसे होते हैं कि आर्टिस्ट, वो पूरी कम्युनिटी होती थी, डांस में, गाने में एक्सेल करते थे बचपन सीख के। और उसके साथ में जो तवाइफ की जो खास बात बता दूं, बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा उनका। तवाइफ की जो खास बात होती थी एक, कि वो एक वक्त में एक ही के पैटर्न में रहते थे, यानी कि दे हैव द फिजिकल रिलेशंस, एंड फिजिकल भी होगा और मतलब टोटल, जिससे आजकल आप लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, में रहते थे, पर एक टाइम पर एक ही की। ये नहीं होता कि यू नो दैट्स गो टू डिफरेंट, एंड ही लुक आफ्टर देम, कंप्लीट उसकी लाइफस्टाइल को देखेगा। तो ये तवाइफ होता था। उनकी मैरिज का भी एक अलग चीज़ है, वो अब नहीं जा पाऊंगा बहुत टाइम, आप उसके लिए सेपरेट आपको करना पड़ेगा। तो मैरिजेस होती थी वैसे जो तवाइफ होते थे उनकी? क्या मैरिजेस होती थी तवाइफ जो होती थी? पूरी हिस्ट्री है, तमाम तवाइफों की मैरिज रूलर से हुई है। रूलर्स से? रूलर्स ने तमाम तवाइफों को बना के बेगम बना लिया अपनी। इट वॉज नॉट एक्सेप्शन। तो क्वींस बनी है? क्वीन भी बनी है, क्वीन भी बनी है, और यहाँ नहीं बनी है, दिल्ली में भी बनी है, खाली यहाँ की थोड़ी ना बात है। तो अभी मैं आपको, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, आप जब भी पूछना से पूछिए जी। आपको जो लगे, हम तवाइफ पे काफ़ी बोल सकते हैं, तो आप नौबी शौक ख़त्म कर दूंगा आपका। जी जी। तो चूंकि नौबों के पास पैसा, यहाँ पैसा बहुत था, उन्होंने वहाँ से बुलाना शुरू कर दिया, फिर वहाँ से कुक्स को बुलाया, शेफ्स को बुलाया, तरह तरह के। जब टाइम ही आपके पास पैसा खूब करना कुछ है नहीं आपको, तो आप यही सब करोगे ना, खाना बनाओ अच्छा सा, ये करो, कपड़े ऐसे कर दो, बोलो ऐसे, बातचीत ऐसे करो। और दूसरा रीज़न था कि लखनऊ के नवाब बेसिकली क्या थे, शिया थे। इनका ओरिजिन था ईरान। ईरान बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कल्चरली इवॉल्व कंट्री है, बहुत ज़्यादा, उस समय भी बहुत इवॉल्व था, वहाँ से लोग आए थे। तो ये कल्चरली ऑलरेडी बहुत इवॉल्व लोग थे, तो उन्होंने वो कल्चर जो उसको एक्सप्रेशन देना शुरू कर दिया। अब आते हैं नौबी शौक। तो चूंकि नवाब लोगों के पैसा आपके पास पूरा है, आज भी आप जाते, अभी आप ही कह रहे थे वैन ह्यूसेन पहले खरीदा, फिर लुई फिलिप्स खरीदा, फिर ये खरीदा। तो जब आपका शौक बढ़ता है तो कोई बहुत फ़र्क थोड़ी ना, वैन ह्यूसेन, पीटर इंग्लैंड और वैन ह्यूसेन, लुई फिलिप्स, 19-20 का फ़र्क है। जो कोनेशियर है, शौकीन, वही समझ पाएगा। तो ये लोग चूँकि करते थे, तो आम आदमी कहता था ये तो नौबों के शौक हैं भाई, आप एक चीज़ में इतने महंगे खरीद रहे हैं। और दूसरा एक बहुत लाइटर साइड जो आपको बता दूं, मैं पहले सोचा था आपको नहीं बताऊंगा, पर अब शायद मैं बताऊंगा आपको, और करेक्ट लाइन बता दूंगा। लखनऊ के नवाब में काफ़ी जो थे ये होमोसेक्सुअल थे। वैसे मुगल्स भी रहे हैं भाई देवे, और इन्वेडर्स भी रहे हैं, वो आप बोलेंगे तो मैं अलग से आपको बता दूं, बाहर के लोग भी जो आए, बाबर वाबर भी थे। तो ये चूँकि होमोसेक्सुअल थे, यहाँ भी थे, नॉट ऑलवेज बट थे। स्पेशली जो फोर्थ रूलर है आपको, जो जिसने लखनऊ को बसाने का जिसको जाता है,
आसफुद्दौला, उसके फादर तो वही नाराज़ हो गए थे उससे, जो अभी शुद्दौला बता रहा था एक बार, उसको कह रहे थे दोस्तों मार के गोमती फुकवा देंगे। तो एक ये भी मजाक में लोग कहते हैं कि जैसे किसी के शौक है भाई, इनके तो बड़े नौबी शौक हैं, मतलब इनडायरेक्टली चुटकी ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं अंदर लाइटर में, किसी को कह रहे हैं इनके तो नौबों के शौक हैं। आप समझ रहे हैं, किसी को छेड़ने के लिए। कई लोग तो आई थिंक उनको पता भी नहीं है मतलब, और ऐसे ही बोल रहे हैं, और कई लोग खुश भी हो रहे हैं कि उन्हें बोला जा रहा है। नहीं तो एक रीजन खुश होने का भी है। ये असली रीजन इसमें 90% खुश होने का रीजन है। अच्छा। 90% जब आपको कह रहे हैं इनके नौबों के शौक है, इसके मतलब 90% क्या 95% वही है। अच्छा। जो आप कह रहे हैं कि आपके खुश होने का, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू समवन के भाई तो नौबों के शौक है इनके, मतलब कि एरिस्टोक्रेटिक लाइफ स्टाइल इनका है। पर जो लखनऊ के एकदम कोर बाशिंदे हैं वो 5% आपको छोड़ते भी हैं, इनके तो नौबों के शौक है। ओके। ये लखनऊ के भी कम लोग जानते हैं इस बात को, जो लखनऊ के खास बाशिंदे हैं ना, उनको अरे इनकी बात मत करो यार, इनके तो दूसरे शौक है। नवाबी शौक है। ठीक है, तो उसके काफी क्लियर हुआ अभी कि नवाबी शौक के बारे में। बट अगर हम इन जनरली बात करें कि लखनऊ को जैसे हमेशा नवाबों के साथ ही जोड़ा जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर की भी बात हुई, पॉलिटिक्स की भी हमने एक तरह से बात की, फिर उसके बाद अगर हम और उस पर जाए लखनऊ को लेके ही, अभी हम क्योंकि बैठे भी लखनऊ में हैं, और ये लखनऊ में ये चीज़ अभी तक जैसे बाकी भी नवाब्स रहे हैं पर वहाँ पे नवाबों की बात नहीं होती, पर लखनऊ में ही क्यों होती है अभी भी? अब आप एक बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने जा रहा हूँ अब, विच हम आपके पॉडकास्ट से कहना चाहता हूँ विद पूरी जिम्मेदारी के साथ। लखनऊ के नवाब खाना बहुत अच्छा बनाते थे, खाने के बड़े एक्सपेरिमेंट हुए, सब हुए। असली चीज़ आपको मालूम लखनऊ की, जिसको कि दुनिया एडमायर करती है, दुनिया एडमायर करती है। आई एम नॉट सेइंग लखनऊ, आई एम नॉट टॉकिंग द रीजनल हिस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं आपको आंचलिक क्षेत्रीय संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, तहजीब, उससे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। वो तो तहजीब वजीब तो मैं बहुत देर बोल सकता हूँ। हाँ जी। मैं बोलूँगा भी थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त देंगे तो। जी जी जी। लखनऊ की सबसे बड़ी बात जो है पूरी दुनिया में, वो मालूम क्या है? द लखनऊ का सेकुलर कल्चर। सेकुलर कल्चर लखनऊ का, लखनऊ इज द माइट बी ए डॉट इन द मैप ऑफ वर्ल्ड, बट द सेकुलर कल्चर प्रमोटेड बाय नॉब्स ऑफ लखनऊ इज, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और मैंने अपनी मेरी किताब अगर आप कभी देखेंगे, उसके फर्स्ट चैप्टर पे मैंने लिखा है, फर्स्ट पेज पे मैंने लिखा है, वेयर द बेस्ट ऑफ द सर्मन्स फेल, वेयर the best of the sermon fails, the culture, secular culture promoted by Nawabs of Lucknow has succeeded. And you will ask me proof, you must ask me prove it. मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, वो तो ताली बजा रहे हैं सब, ऐसा थोड़ी ना है। I have to prove it. I am giving you the proof of it. Please. Way back in 1947 हिंदुस्तान आज़ाद होता है, और उस आज़ादी के साथ था हिंदुस्तान का पार्टीशन होता है। पार्टीशन जब होता था, व्हेन एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज बर्निंग इन कम्युनल क्लैशेस, द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज बर्निंग इन कम्युनल क्लैशेस। माय डियर फ्रेंड, लखनऊ वाज ओनली प्लेस, was the only city where not a single communal clash had taken place, जबकि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। Not even single. Not a single. ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड है। ये ज़्यादा इसके बारे में एडवर्टाइज या बताया क्यों नहीं गया है? मैं कह रहा हूँ, मैंने ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में हर जगह, आज पूरी दुनिया में कम्युनल क्लैशेस हर जगह हैं। वेदर आइलैंड में देख लीजिए, आप जाके रोमन में और कैथलिक्स में होते हैं, आप कहीं जाके देख लीजिए, किस कंट्री में नहीं है कम्युनल क्लैशेस, रीजन्स में है, यहाँ पर नहीं हुआ। बिकॉज दिस, आप जाते हैं मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, 2 घंटे अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, उसके बाहर निकल के आते हैं, वो 2 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर सारी अच्छी बातें ख़त्म हो जाती हैं, आप फिर वही सब कुछ करने लगते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, है। पर यहाँ पर वो कल्चर हुआ कि 9वीं पीरियड तो ख़त्म हो गया था ना, हाँ, तो 1856 में कब ख़त्म हो गया था? 1856, मार्च 1856, फरवरी में ख़त्म हो गया था। और 1947 कितने साल का डिफरेंस हुआ? ऑलमोस्ट 90 ईयर्स। 90 ईयर्स का। और उसके बाद ये कल्चर सर्वाइव कर रहा था।
कल्चर क्या है? कल्चर वो है जो चीज़ आप अकेले में करते हैं। कल्चर मेरे सामने आप जो कर रहे हैं वो तो कल्चर दिखने वाला कल्चर हुआ, पर जब अकेले में जो करते हैं वो कल्चर होता है। तो आपने वो 90 ईयर के बाद सर्वाइव कर रहा था, ये किसने प्रमोट किया? लखनऊ के नवाब ने किया, लखनऊ के नवाबों ने किया। लखनऊ के नवाब की बेस्ट थिंग टू द वर्ल्ड, गिफ्ट टू द वर्ल्ड। एंड कैसे करा? ये तो बात कमाल है। ऐसा तो ना कि ईट पीट रख के कल्चर बना दिया। कल्चर को तो प्रमोट करने में, संस्कार करने में तो पीढ़ियां लग जाती हैं, पीढ़ियां लग जाती है, एज यू सेड। और इन्होंने बहुत पीढ़ी नहीं लगाई। 1722 से लेके 1856 कितना हुआ? ऑलमोस्ट 134 years। दैट्स ऑल। नौवीं पीरियड तो उतना ही था। और लखनऊ का तो और भी कम था। 1775 में यहाँ कैपिटल शिफ्ट हुई, असफदौला ने करी थी। 1775 से लेके और 1856 कितना पीरियड हुआ? 25 साल वो हो गए। और 56 आप ये लगा लीजिए, 55 भी मान लीजिए उसको, तो चलिए 55 जोड़ दीजिए। 81 years almost। 81 के अंदर पूरा कल्चर चेंज हो गया। ये यहाँ पर तारीफ आप नहीं करेंगे इसकी। Wow। जब मैं इसको पब्लिकली बोलता हूँ 1.5 मिनट तक तालियां बजती रहती हैं। दिस इज अमेजिंग एक्चुअली। 1.5 मिनट तक तालियां बजती रहती हैं इसके ऊपर। ये दुनिया में आप बताइए हिस्ट्री में कहाँ? हम आपकी बात करेंगे, हम लखनऊ के आर्ट की बात करेंगे, लखनऊ की लिटरेचर जवाब नहीं है। लखनऊ का लिटरेचर जवाब नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी, जवाब नहीं उसका। लखनऊ का कपड़े लत्ते ये नो वो तो है ही है, जैसे चिकन करी। पर सी मैं आपसे जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्लीज स्टे फॉर अ व्हाइल, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट इट। ये ग्रेट चीज है कि नहीं है? कपड़े तो हर जगह मिलेंगे आपको। राजस्थान में डिफरेंट मिलेगा, गुजरात में डिफरेंट मिलेगा, फ्रांस में तीसरा मिलेगा, आप अमेरिका में तीसरा मिलेगा, अफ्रीकन में अलग मिलेगा, हर जगह मिलेगा। हर जगह आपको फूड डिफरेंट मिलेगा, हर जगह आपको ये कहाँ मिलेगा? मेरे को बताइए आप। क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट में भी, कंपनीज में बात करते हैं, टाटा भी कल्चर के लिए जाना जाता है, और कल्चर ही सबसे डिफिकल्ट होता है बनाना। Yes, you said that. कल्चर बहुत मुश्किल है। देन अगेन द टच स्टोन, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, द टच स्टोन ऑफ विच इज गुड कल्चर, विच इज बैड कल्चर, एंड विच इज रिलेवेंट कल्चर और नॉट। कल्चर तो हर जगह होता है। सती प्रथा भी तो थी, तो वो भी तो कल्चर था। क्या रिलेवेंट था? थी। बाल विवाह होता था, क्या रिलेवेंट था? नहीं था ना। कल्चर भी वो कल्चर, ये म्यूजिक बज रहा, कुछ म्यूजिक बज रहा, कानों को अच्छा लग रहा, बस सोसाइटी का क्या हो रहा है? कल्चर वो कल्चर है जिससे सोसाइटी का क्या फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर सोसाइटी का फ़ायदा हुआ सेकुलर कल्चर से, सोसाइटी इन जनरल। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात को? वो आपने पोएट्री अच्छी लिख दी है, अच्छी बात है, पोएट्री लिख दी है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है, पर सोसाइटी थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगी। सोसाइटी सेकुलर कल्चर से अपलिफ्ट होती है। दैट इज़ व्हाट ये दुनिया में अकेली जगह है, ये सेकुलर कल्चर। अमेजिंग। और वो उसका आपको तरह से आपको रीज़न कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट में टाइम कम होता, कहीं भी हर एक को टाइम होता, तो आपको बहुत कंडेंस करके 2-3 रीज़न बताता हूँ उसका बेसिक रीज़न उसका ये था, क्योंकि यहाँ पर के जो रूलर्स थे बेसिकली वो थे शिया। एंड एज यू नो, शियाज हमेशा उससे मिडिल एजेस में माइनॉरिटी में थे इंडिया में, बाकी सुन्नी थे। तो सुन्नीज और शियाज में हमेशा राइवलरी रही है, दे वर आर्च राइवल्स, ठीक है। और यहाँ पर आके जो लखनऊ के नवाब थे, उनके लिए हिंदूज पर ट्रस्ट करना ज़्यादा उनको सूट करता था, बजाय इसके कि वो सुन्नीस पे करें। इसलिए उन्होंने एक वन ऑफ द रीजंस ये भी था कि उन्होंने हिंदूज को अपने राज्य में प्रमोट ज़्यादा किया, बजाय कि सुन्नीस को करें। इनके वजीर भी काफ़ी हिंदू रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कुटियस भी हिंदू रहे, पर एक ये वन ऑफ द रीजन थे। ये तो नवाबों की पॉलिटिकल कंपल्शन था, और दूसरा कंपल्शन जो था इस लैंड की खास बात थी। ये लैंड जो है ना अवध की, इस अवध की लैंड की खास बात ये है कि आप देखिए जरा, बहुत मतलब ये चीज़ इग्नोर करते हैं आप। आई वॉन्ट दैट आपके पॉडकास्ट थ्रू ये पूरी दुनिया में जाए। मैं रीजनल बात नहीं कर रहा हूँ, इस रीजन की खास बात ये है कि 3 रिलीजन, इट इज़ बीइंग द क्रैडल ऑफ 3 मेजर रिलीजन्स। उनमें से एक तो वैदिक था, हम सब जानते हैं, सनातनी हिंदू आप कहते हैं, वैदिक कल्चर जो वेदों को मानते हैं। और आप ताजुब हो गए इस बात पे, भाई लॉर्ड राम यहीं पैदा हुए थे, तो वैदिक कल्चर यहाँ पर था, अयोध्या में पैदा हुए थे। और जो वेदों को नहीं मानता है, वो 2 रिलीजन यहीं पर पनपे पैदा हुए, पनपे आप समझिए, फ्लॉरिश हुए। जो वेदों को नहीं मानता, डायगोनली अपोजिट, एक ही जगह हो रहे हैं, वो कौन है? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म।
जैन्स और नॉन वैदिक्स, वेदों से उनको लेना ही देना नहीं कोई। जो जैन्स के टोटल होली मेन जिन्हें आप कहते हैं, करना चाहे कह लीजिए टर्म, अदरवाइज उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर 24 है, 24 में से 5 कहाँ पैदा हुए मालूम है? अयोध्या में। ये मालूम था आपको? 5 उनमें से पहला आदिनाथ वो यहीं पैदा हुए थे। अब आइए आपको बुद्धिज्म, बुद्ध ने यहाँ पर ही उनकी कर्मभूमि यही थी, अयोध्या में भी थे वो रहे हैं। वो आपके बनारस के अंदर सबसे पहले सरमन उन्होंने कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है फर्स्ट, वहाँ दिया। तो बुद्धिस्ट की भी रही है, आप यूपी में तमाम बुद्धिस्ट सर्किट है। तो ये इसके मतलब है कि इस लैंड के अंदर यहाँ के लोगों की ये भी खासियत थी, दे वर ऑलवेज रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट इन द रिलीजन, नहीं थी? तो नवाबों को भी एक कंड्यूसिव मिल गई चीज़, नवाबों को भी एक कंड्यूसिव एक वो मिल गया कि जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उनको मिली, उन्होंने अपने पॉलिटिकल कंपल्शन फेस करा, एंड दैट इज हाउ दिस ग्रू। It is much deeper than we all know, I think, and it is I think very important to know. जो भी आप बात बता रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, because this is real history what you're telling. रीजन से ये आप ये देखिए, आपको आप शॉक्ड हो जाएंगे जाके। आपको मालूम यहाँ के नवाबों ने कुछ आपके हिंदू रिचुअल्स को माइंडेड, ये नहीं होली में जाकर होली तो खेलते ही थे, वो तो और भी जगह हुआ है, शाहजहाँ जहाँ भी खेल लेते थे, ये रिचुअल्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया था अपने रिलीजन में, प्रैक्टिस करते थे। छठी का आपने सुना है? छठी ये होता है हिंदुओं में, जब बच्चा पैदा होता है छठे दिन माँ बच्चे पहली बार नहाते हैं। जी जी जी, छठी इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया था। यहाँ का रूलर था 7th रूलर, 8th रूलर, नाम नसूद हैदर ने। ये कोई नहीं बताएगा आपको। और सेकुलर कल्चर का आप सुनिए, आपने नवाब हैदर अली शाह का नाम सुना ही है। नवाब हैदर अली शाह का तो आपका एक शेर सुनिए आप, सेकुलर कल्चर कैसे बना, उनकी आत्मा में सेकुलरिज्म था। तो लिखते हैं नवाब हैदर अली शाह खुद भी बहुत, he has written more than 100 books, more than 100 books, including a book on management also। आज मैनेजमेंट IIM में पढ़ाते हैं आप, उसका नाम था दस्तूर वाजदी। क्या नाम था? दस्तूर वाजदी, मैनेजमेंट पर। हमने IIM के डॉक्टर को बताया था ये बात। तो उनका एक शेर सुनिए आप, नकुसे कहते हैं शंख की आवाज को। क्या कहते हैं? शंख की आवाज को। नकुसे ब्राह्मण, नकुसे ब्राह्मण ने सदा दी अजान की। नकुसे ब्राह्मण ने सदा दी अजान की। हमने मस्जिद से सजदा किया सोमनाथ का। क्या बात है! हमने मस्जिद से सजदा किया सोमनाथ का। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कल्चर। एग्जैक्टली। और देखिए इसी में मीर तकी मीर को देखिए। मीर तकी मीर वो दिल्ली के पोएट थे। इनफैक्ट देवर, थोड़ी लिटरेचर की बात करते हैं आपको, लखनऊ में देवर 2 स्कूल ऑफ लिटरेचर इंडिया में, 2 स्कूल ऑफ उर्दू पोइट्री। वन वॉज द दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू पोइट्री, और उसके राइवल जो थे लखनऊ के, लखनऊ स्कूल ऑफ उर्दू पोइट्री था। और दोनों में राइवली चलती था। मिर्ज़ा गालिब थे, इधर मीर तकी मीर थे, तो ये राइवली चलती थी आपस में। मीर तकी मीर जब भूखे मरने लग गए थे दिल्ली में, तब यहाँ पहले आ नहीं रहे थे, इनको आसिफुद्दौला ने बुलाया था, तो अपने साले उनके सालार जंग थे उनके थ्रू। तो मीर तकी मीर का एक शेर देखिए आप। वही बात अगर जब सोक्रेटिस ने कह दी, सुकरात ने कह दी, तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। केवल इसलिए कि वो लैंग्वेज थी, उसने जिस लैंग्वेज में बोला, वो जैसे इंग्लिश में कोई बात बोलिए पूरी दुनिया में फैल जाएगी। गढ़वाली कुमायूनी में बोल दीजिए, भोजपुरी में बोल दीजिए, डोगरी में बोल दिए तो नहीं फैलेगी ना। वही बात थी। जो बात इंटेलेक्चुअली इतना वो उसने बोला था, सोक्रेटिस ने, ग्रीक फिलोसोफर, कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग। यस, कहा था। यस यस, यही बात मीर तकी मीर ने कही थी। मीर तकी मीर ने कहा था, हमने ये जाना कि कुछ नहीं जाना, हमने ये जाना कि कुछ नहीं जाना, और वो भी इस उम्र में आकर हुआ मालूम। मीर तकी मीर कितना इंटेलेक्चुअली वर्ड था। और उसका शेर देखिए आप, सेकुलर, उसके ही फरोगे हुस्न से, उसके ही खुदा, उसके ही फरोगे हुस्न से झमके है चराग। झमके वर्ड जो है वो यूज होता था लखनऊ में,
और जो दिल्ली की उर्दू थी उसमें उसको कहते थे चमके, दिल्ली में चमके कहते हैं, उसको यहाँ कहता था झमके। तो दिल्ली में कहते थे मलाई, लखनऊ की उर्दू में उसे कहते थे बलाई। तो यहाँ पर चूंकि लखनऊ था उसके ही फरोगे उससे झमके और चराग शमे हरम हो या दिया सोमनाथ का, फिर तक ही मीर। इट्स प्योरली सेकुलर। ये सेकुलर कल्चर ऐसे बना, मैं ऐसे आपको लाइन से शेयर कोट कर सकता हूँ। तो जैसे ये सफदरजंग है, ये कैसे? हाँ, सफदरजंग आपने अच्छा बात बताई आपने। देखिए यहाँ का जो उस समय जितने भी नवाब होते थे, चाहे वो हैदराबाद के हो कहीं के भी हो, उनका बेसिकली वो दिल्ली से भेजे जाते थे, वो यहाँ के तो होते नहीं थे। तो उनकी एक पोस्ट अक्सर वहाँ भी होती थी। कहाँ? दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में। और एक उनका वो नवाब होते थे। तो लखनऊ के जो नवाब सेकंड नवाब था उसका नाम था सफदरजंग। सफदरजंग जो था वो दिल्ली के अंदर की फौज जो थी उसमें उसकी पोस्ट थी मीर आतिश की। मीर आतिश मीन्स चीफ ऑफ द आर्टिलरी, तोपखाने का मुखिया। ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि 1748 के अंदर पहली बार जो अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी भी उसको कहते हैं अक्सर, अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है इंडिया के ऊपर। जब इन्होंने यहाँ पर अटैक किया तो एक जगह मौनपुर, कहते हैं बैटल ऑफ मौनपुर, तो इन्होंने जो था मोहम्मद शाह रंगीला ने आपको अब्दाली को फेस करने के लिए अपनी फ़ौज भेजी। अपनी फ़ौज से अपने लड़का अहमद शाह को भेजा। अब देखिए उधर अहमद शाह अब्दाली, इधर ये अहमद शाह, इनका मोहम्मद शाह रंगीला लड़का था, नाम दोनों के एक ही थे। और लखनऊ के नवाब जो थे सफदरजंग को बुलाया और इनको भेजा। तो जो और एक राजा जयपुर को बुलाया। तो राजा जयपुर, लखनऊ के नवाब और मुग़ल आर्मी का चीफ थे कमरुद्दीन, इनको भेजा। ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो मौनपुर के अंदर पास में दोनों फोर्सेस, अब्दाली की और मुग़ल फोर्सेस की आमने सामने आ जाते हैं। वहाँ पर शुरू में ही एक तोप का गोला होता है, उसका स्प्लिंटर निकलता है। लड़ाई शुरू होने के पहले ही वो नमाज़ पढ़ने लग जाता है, नमाज का टाइम हो जाता है, कमरुद्दीन उसको लग जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। अब चीफ ऑफ द आर्मी की अगर डेथ हो जाएगी तो फौज तो डिमोलाइज हो जाएगी। तो उसको सीक्रेट रखा जाता है, बताते नहीं किसी को। फौज लड़ रही होती है और अचानक ये खबर लग जाती है राजा जयपुर को कि चीफ की डेथ हो गई है। चीफ की जैसे ही डेथ हो जाती है तो वो छोड़ के भाग जाता है। एक विंग से जयपुर के राजा अपनी फौज साथ थे, दूसरी विंग से अवध के नवाब सफदरजंग थे और बीच में थे मुग़ल आर्मी थे। तो जैसे ही वो तो राजा जयपुर को पता है, वो अपनी तरफ से भाग जाता है जयपुर की तरफ फौज को लेके, और मुग़ल आर्मी में भगदड़ मच जाती है। इसका लड़का को बता दिया गया था, खाली जो कमरुद्दीन लड़का भी था उसको बता दिया था, इसमें भगदड़ मच जाती है। और आप यकीन करेंगे लखनऊ के नवाब सफदरजंग ने अकेले अहमद शाह अब्दाली को हराया था उस लड़ाई में। अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया था। जबकि लखनऊ के नवाबों कहते हैं आप तो बस पहले आप नज़ाकत नफासत की बात, लड़ाई के लिए नहीं जाने जाते, पर सफदरजंग ने हराया था। जब इन्होंने हराया और ये लोग यहाँ से लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, ये इंडियन हिस्ट्री है। जब लौट रहे थे तो रास्ते में खबर आती है कि मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो गई दिल्ली में, और वहाँ दिल्ली में भी इसको सीक्रेट रखा जाता है क्योंकि अहमद शाह तो यहाँ था, उसका लड़का। तो जैसे ही खबर आती है यहाँ पर तो फ़ौरन लखनऊ के नवाब, अवध के नवाब जो थे सफदरजंग क्या करता है, वहाँ पर कैंप एरिया में जो कुछ चीज़ें अवेलेबल थी उनका एक क्राउन बनाता है और जाके इसके सर पे रख देता है अहमद शाह के। उसके कहता है नाउ यू बिकम माई किंग, नेचुरली किंग हो गया ये। तो वैसे ही फ़ौरन अहमद शाह खुश हो जाता। अब देखिए बाप मर गया पर खुश हो रहा है कि बन गया ना, एक तरफ बाप के मरने गम और दूसरे बादशाह बनने की खुशी। तो उसको फ़ौरन कहता है सफदरजंग से, तुम यू बिकम माई वजीर नो, कॉन्वर्सेशन टू यू ऑल्सो। लौट के जब आते हैं दरबार में, तो हर दरबार में पॉलिटिक्स होती है, हर घर में होती है, हर कंपनी में होती है। तो वहाँ भी पॉलिटिक्स थी। वहाँ पर भी एक ईरानी ग्रुप था, एक तुरानी ग्रुप था, एक इंडियन मुस्लिम्स थे। इन तीनों में आपस राइवलरी चलती थी। उसके बाद निकला कि नवाब जो था ये दूसरे को वजीर बनाना जा रहा था, पर ये इसके कोर्ट में इतनी पकड़ थी सफदरजंग की कि सफदरजंग फोर्स्ड हिम टू अपॉइंट हिम नवाब,
force him to Nawab to appoint him as वजीर. तो लखनऊ के नवाब जो था, अवध का जो नवाब था, अवध का नवाब तो था ही सफदरजंग, साथ में वो मुगल जो था एम्पायर, उसका वजीर भी हो गया था. इसीलिए जब उसकी डेथ होती है, जो सफदरजंग एरिया है, उसकी डेथ के बाद में वहाँ पर उसका लड़का जो होता है, सफदरजंग का लड़का शहदौला, वो वहाँ पर बहुत शानदार मकबरा बनाता है. सफदरजंग एरिया में मकबरा है, वो मकबरा लास्ट जो है मुगल जो आर्किटेक्चर है उसका लास्ट एग्जाम्पल खाली वही है. तो वहाँ पर उसको बरी किया जाता है. तो उसी के नाम से वहाँ पूरा इलाका सफदरजंग हॉस्पिटल, सफदरजंग एयरपोर्ट, सफदरजंग का एरिया पॉपुलर हो, लखनऊ के सेकेंड रूलर की वजह से. ये नहीं पता होता. अगर ये बात ना होती तो शायद पता ही नहीं चलता कभी. तो बट सर मज़ा आ गया आपसे बातें करके, और ऐसा लग रहा और करे. मुझे लग रहा है ये तो एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड आपके साथ आज कर रहे हैं. विल बी टॉकिंग इन डिटेल्स एंड प्रॉब्ली आई विल बी मैं लखनऊ आता रहूँगा, आपसे हर बार मिलूंगा, आपसे हर बार बात करेंगे. नहीं तो आपको हम बुलाएंगे, अब चंडीगढ़ मॉल ही बुलाएंगे. बिल्कुल. एंड एक ब्रॉडकास्ट में सब पूरा वाइंड अप होना, यू नो द समय विद दिस कि द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अवध जो है, लखनऊ के जो नवाब हैं, इनका जो रोल इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में दिया है. एक बहुत फेमस हिस्टोरियन हुए हैं सर जदुनाथ सरकार, सबने नाम सुना है. सर जदुनाथ सरकार का कोट है, कहते हैं इन द रूलर्स ऑफ अवध दे प्लेड डिसाइसिव रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स. दिल्ली के जो मैसेकर हुआ है, नादिर शाह ने किया था, ये सब जो वो मैं आपको भी अगर दोबारा कभी बात होगी तो उसके बारे में बताऊंगा. एंड व्हाट रोल नवाब ऑफ अवध हैव प्लेड. तो कभी इस टॉपिक पे आप बात करें तो हम इंडियन लेवल पे आपको बताएंगे. जो कास्ट सिस्टम के अंदर आपने जकड़ के रख दिया पूरे हिंदुस्तान को, जो आज हिंदुस्तान इतने सालों गुलाम रहा है, उसका एक रीज़न केवल है, यहाँ के अंदर ना नॉलेज की कमी थी, ना यहाँ पर आपके लोगों ब्रेवरी की कमी थी, बट बेस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम इंडिया का गुलाम रहा. क्योंकि जिस आदमी को अपने पानी नहीं पीने देंगे, अपने कुएं से पानी नहीं निकालने देंगे, जिस आदमी को आप मंदिर नहीं जाने देंगे, वो आदमी अगर बाहर से कोई आएगा तो आपके साथ खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा आपके साथ. उनकी फौज के अंदर जो आदमी, यहाँ से जब इन्वेडर्स जाते थे तो न जाने कितने इंडियंस उस पर भर्ती होकर चले जाते थे. आई थिंक अगला एपिसोड जो आपका करेंगे यहीं से शुरुआत करेंगे. इंडियन हिस्ट्री. थैंक यू सो मच सर. कैसा लगा आपको सुप्रीत सिंह शो? I enjoyed a lot. मेरे को the credit goes to you. This is the first podcast in my life, in the entire career, where मेरा मन कर रहा और बोलते रहो. This is, you have made me so comfortable. This platform is an exceptionally good platform. The best part is that it is a very informal platform which you have created. And when it is informal, so you don't make an announcement, you don't summarize, you don't teach someone, you don't. In this, you only share with someone. I'm sharing with you. So I had the pleasure of sharing. No, it's the real pleasure of sharing. It's actually very motivating for me as well. And no, credit goes to you. Thank you so much, sir. I'm very humbled with that. Thank you. Thank you, sir.